Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grubs. In today's video, we will going to cover the unit reflecting upon writing as a process and product. That is, एक प्रक्रिया और उत्पाद के रूप में जो लेखन है उस पर विचार and we will going to complete all the topics listed here in both languages English and Hindi. So let's start. फर्स्टली विल हैव टू डिस्कस अंडरस्टैंडिंग राइटिंग एज अ प्रोसेस, राइट, कि क्या प्रोसेस है राइटिंग की, कंटेंट इसका जो बेसिकली, ठीक है. सो कंटेंट में तीन चीज़ें मेन होती है, इंटेंट, ऑडियंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट, कि हमारा सबसे पहले तो पर्पस क्या है राइटिंग का. So intent refers to the underlying purpose of the piece of writing before beginning the writing process. It is crucial to establish why you are writing, right? So every form of writing has a purpose and this purpose will dictate the tone, style and structure of the text. कि भाई formal है, non formal है, कोई fiction की story आप बता रहे हो या कोई fact आप बता रहे हो, right? So understanding intent help to guide decisions about what to include and how to approach the subjects, right? Then types of writing intent. कि अब जो हमारा इंटेंट है वो पर्पज़ है वो कितने टाइप्स का हो सकता है. तो सबसे पहले टू इन्फॉर्म कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है. सो राइटिंग टू इन्फॉर्म एम्स टू प्रोवाइड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेन अ सब्जेक्ट क्लियरली एंड कंसाइजली. इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रल टोन, क्लियर कंसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ओपन फॉलोइंग अ लीनियर और हायरार्किकल स्ट्रक्चर, राइट, कि हमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे कि भाई एक न्यूट्रल टोन रखेंगे, क्लियर कंसाइज प्रेजेंटेशन रखेंगे, ऐसा नहीं कि भी बातों को घुमाएंगे, राइट. जैसे कि फैक्चुअल स्टोरीज में होता है कि हम स्टोरीज बताते हैं फिर दूसरे कैरेक्टर के बारे में एक इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जो है जो फैक्ट हैं वो यहाँ पर क्लियर और कंसाइज तरीके से प्रेजेंट करने हैं. एंश्योर दैट द इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेट, वेल रिसर्च्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ वे दैट इज accessible to the reader. And avoid personal opinions unless the writing calls for इंटरप्रेटिव एनालिसिस, कि अपने पर्सनल ओपिनियंस यहाँ पर हमें नहीं डालनी है जब तक कि हमसे हमारा उसका कोई मीनिंग ना हो कि भाई हमें यहाँ पर कुछ बताना पड़ेगा, राइट. तो लेखन को एक प्रक्रिया के रूप में समझना कि अगर हमें लिखना है तो उसका इरादा क्या है, क्या कौन से दर्शक वो देखने वाले हैं, उसकी संगठन कैसे करना, ऑर्गेनाइजेशन करना है, ठीक है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लेखन का उद्देश्य है, हमारा इरादा क्या है किसी चीज़ को लिखने का. तो इरादा लेखन के अंतर्निहित उद्देश्य को संदर्भित करता है. लेखन प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह स्थापित करना महत्वपूर्ण है कि आप क्यों लिख रहे हैं, राइट, कि मेरा लिखने का कारण क्या है यहाँ पर. तो लेखन के हर रूप का एक उद्देश्य होता है और यह उद्देश्य पाठ के स्वर, शैली और संरचना को निर्धारित करेंगे, राइट. कि मैं कोई स्टोरी लिख रही हूँ कि भाई आपको मज़े के लिए पढ़नी है, कोई फैक्ट आपको बता रही हूँ या कोई इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो सबका तरीका यहाँ पर अलग होगा लिखने का, राइट. तो इरादे को समझने से और यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या यहाँ पर शामिल किया गया है, ठीक है, और जो हमारा विषय है उसको कैसे प्रस्तुत करना है. अब लेखन के कितने प्रकार के हो सकते हैं जो इरादे हमारे. तो सबसे पहला कि सूचित करना हमें कोई चीज़ है, तो अगर हमें कोई चीज़ सूचित करनी है तो वो विषय जो वो स्पष्ट और संक्षिप्त यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, तटस्थ स्वर होने चाहिए, तथ्य जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, वो स्पष्ट होने चाहिए, संक्षिप्त प्रस्तुति होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि इतना बड़ा लेख हमने लिख दिया नहीं पढ़ पा रहे. तार्किक संगठन होना चाहिए और अक्सर एक रेखीय या पदानुक्रमित संरचना का पालन वहाँ पर जो है करना चाहिए, राइट. और जब व्यक्तिगत राय हमें इसमें नहीं देनी है जब भी हम सूचित हमारा जो इरादा लेखन का यहाँ पर सूचित करने का हो. Then next to persuade. So persuasive writing seeks to convince the reader to agree with a particular viewpoint or take specific action, right? कि हमें किसी चीज़ को हमें लोगों को जो है एग्री करना है अपने ओपिनियन के साथ, ठीक है. अगर वो हमारा इरादा है, लाइक जैसे ओपिनियन एडिटोरियल्स होते हैं कि भाई मेरी ओपिनियन है, तो आपको कैसे ना कैसे मैं कन्विंस करना चाहती हूँ कि हाँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ठीक है. एडवर्टाइजिंग कॉपी होगी, आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज हो गया, कैंपेन स्पीचेस होगी. सो अंडरस्टैंड द रीडर्स पर्सपेक्टिव and anticipate potential counter arguments, build a logical, well supported case using facts, data and examples to strengthen the argument, right. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक लॉजिकल और वेल स्ट्रक्चर्ड फैक्ट्स हैं, जो डेटा है उनको यूज़ करना ताकि हम कन्विंस करना चाह रहे हैं लोगों को वो हम यहाँ पर कर पाए. नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर हो सकता है पर्पस टू एंटरटेन, राइट, कि हमें लोगों को एंटरटेन करना है. सो राइटिंग फॉर एंटरटेनमेंट सीक्स टू एंगेज द रीडर्स बाय प्रोवाइडिंग एंजॉयमेंट, often the narrative humor and
क्रिएटिव एक्सप्रेशन, राइट। अब इस ऐसा नहीं है कि भाई उसमें बस मैं फैक्ट बताए जा रही हूँ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ठीक है। अगर मुझे एंटरटेन करना है तो एंटरटेनिंग होनी चाहिए, ठीक है, कि मैं ऐसी लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ऐसे क्रिएटिव एक्सप्रेशंस वहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि नॉवेल्स हो गई हमारी, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेस, पोइट्री, ब्लॉग्स हो गए, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसे आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता, राइट। वहाँ पर थोड़ा ऐसे एक इन्जॉयमेंट क्रिएट करके आपको जो है कंटेंट दिखाया जाता है। सो इंश्योर दैट राइटिंग इवोक्स अ इंटेंडेड इमोशनल रिस्पॉन्स, राइट, कि भाई हमें जैसा इमोशनल रिस्पॉन्स चाहिए था तो हम वैसा वहाँ पर जो है लाने में सक्षम हो, ऐसी राइटिंग हमें करनी है, वेदर इट्स एक्साइटमेंट, लाफ्टर, सस्पेंस और इंस्पिरेशन, राइट, कि वो जो भी हमारी जैसे स्टोरी है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो हमें कैसे लेके आना है, उसके लिए एक इन्जॉयमेंट और क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो हमें फॉलो करना है, राइट। तो नेक्स्ट है हमारा उद्देश्य हो सकता है कि राजी करना है हमें लोगों को कि भाई मेरी ये बात है और आप सभी को ये एग्री करनी चाहिए, राइट, मैं ऐसा कुछ चाह रही अपने लिख कर, ठीक है। तो प्रेरक लेखन पाठक को किसी विशेष दृष्टिकोण से सहमत होने या विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए राजी करने का प्रयास करते हैं, राइट, कि भाई मेरी बात सही है, आपको इसे मानना है, जैसे कि हमें विज्ञापन में दिखाया जाता है, तर्कपूर्ण निबंध हो गया, अभियान भाषण हो गया, या कोई राय संपादकीय होगी। तो इसमें क्या है, पाठक के दृष्टिकोण को समझे और संभवित प्रतिवादों का अनुमान लगाए, राइट, कि हमें देखना है कि भाई एज अ रीडर अगर मैंने देखा है आपकी इसको पढ़ रही तो मैं अपना कैसे यहाँ पर अनुमान लगाऊं कि आप सही हो या नहीं हो, ठीक है। तो अपने आप को एक रीडर की जगह, पाठक की जगह रख के आपको फिर अनुमान लगाना है और तर्क को मजबूत करने के लिए तथ्यों, डेटा और उदाहरणों का उपयोग करना, राइट, कि भाई इसका एग्जाम्पल ये मैं इसलिए ठीक हूँ, मैंने अपना एग्जाम्पल भी दिया है, इतने लोग हैं उनमें से जिन्होंने लाइक हमारा कोर्स परचेज किया था उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, राइट, जैसे कि एडवर्टीजमेंट देते हैं, तो उस तरीके से आपको लिखनी है। देन हम मनोरंजन के लिए अगर लिख रहे हैं, मान लो कोई कहानी लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, ठीक है, तो मनोरंजन के लिए लेखन पाठक को आनंद प्रदान करके अक्सर कथा, हास्य या रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है, राइट, कि एक इंटरेस्टिंग वे में, एक रोमांचित तरीके से मैं आपको जो है अपना लेखन लिख कर दिखा रही हूँ जिससे आप जो है उसको एंजॉय कर रहे हो। इस जैसे कि हमारे उपन्यास हो गए, लघु कथाएं, नाटक, कविता होगी, तो सुनिश्चित करें कि लेखन इच्छित भावनात्मक प्रतिक्रिया को यहाँ पर उद्घाटित करता है, जैसे कि उत्साह, हंसी, रहस्य, प्रेरणा, राइट, कि जैसे मेरी स्टोरी है तो वैसा इमोशन आना चाहिए, वैसी भावना पढ़ने वालों के अंदर जो है आनी चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारा टू डिस्क्राइब, ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एम्स टू पेंट अ विविड पिक्चर इन द रीडर्स माइंड, ऑफन यूजिंग सेंसिटिव डिटेल्स और मेटाफोरिकल लैंग्वेज, राइट, कि हमें किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है, लाइक जैसे ट्रेवल राइटिंग हो गया, डिस्क्रिप्टिव एसेज हो गया, किसी प्रोडक्ट की ही डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो उसमें कैसे करना है, हमें प्रिसाइज लैंग्वेज को यूज़ करना है जो कन्वे कर सके जो भी हमारा सीन और सब्जेक्ट है उसको एक्यूरेटली, राइट, इसमें हमें कोई स्टोरी नहीं बनानी है। बैलेंस डिस्क्रिप्शन विद पर्पस, ensuring that डिटेल्स contribute to the overall message. देन टू इंस्ट्रक्ट, कि हमें कोई इंस्ट्रक्शन देने के लिए लिखना है। सो राइटिंग टू इंस्ट्रक्ट प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन टू गाइड द रीडर इन कंप्लीटिंग अ टास्क और लर्निंग अ न्यू स्किल, राइट, कि अगर आपको कोई टास्क कंप्लीट करना है तो मैं आपको गाइड कर रही हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, या कोई न्यू स्किल सीखना है। इस एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स हो गई, रेसिपीज़ होगी, एजुकेशनल टेक्स्ट बुक्स होगी, एंड हाउ टू जो गाइड्स होती है, राइट। सो मेक श्योर दैट इंस्ट्रक्शंस आर इजी टू फॉलो एंड नो क्रूशियल स्टेप्स आर omitted एंड एंटिसिपेट पोटेंशियल क्वेश्चंस और मिसअंडरस्टैंडिंग द रीडर्स में है, राइट। तो जो भी रीडर्स को मान लो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है तो हमें उनको एंटिसिपेट करना है कि भाई यहाँ पर नहीं होनी चाहिए और एक क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो ईजी वर्ड्स में होनी चाहिए कि जो रीडर है हमारा वो उस चीज़ को समझ पाए। नेक्स्ट है हमारा वर्णन करने के लिए, कि अगर हमें किसी चीज़ का वर्णन करना है तो वर्णात्मक लेखन का उद्देश्य पाठक के मन में एक विशद चित्र बनाना होता है, जिसमें हम जो है संवेदी विवरण और रूपक भाषा का उपयोग करते हैं, जैसे कि हमारा यात्रा लेखन, वर्णात्मक निबंध होगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, हमारी जो भाषा वो सटीक होनी चाहिए ताकि जो भी दृश्य या वस्तु हम चाह रहे हैं कि भी पाठक जो इमेजिन करे उसको वो सटीक रूप से व्यक्त करे, ठीक है। और वर्ण को जो उद्देश्य है उसके साथ वर्णन को उद्देश्य के साथ संतुलित करना है, ये सुनिश्चित करना है कि जो विवरण है वो समग्र संदेश देने में यहाँ पर एक योगदान कर रहे हैं। देन अगर निर्देश देने के लिए हम लिख रहे हैं तो निर्देश देने के लिए लेखक जो है वो लेखन जो है वो पाठक को किसी कार्य को पूरा करने या कोई नया कौशल सीखने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए चरण दर चरण यहाँ पर जानकारी प्रदान करता है, राइट, कि निर्देश दे रही हूँ मैं आपको कि भाई आप ये काम पूरा करो या कोई आप ये नई चीज़ ये सीखो, जैसे कि निर्देश पुस्तिकाएं होंगी, व्यंजन विधि होगी, शैक्षिक पाठ्य पुस्तकें होगी, कैसे करें मार्गदर्शिकाएं होगी, राइट। तो इसमें सिखाया जाता है कि भाई पहले आपका ये स्टेप है, इसको पूरा करो, फिर आप ऐसे करो, तो चरण दर चरण यहाँ पर हमें जानकारी देनी होती है। तो सुनिश्चित हमें करना है
कि जो निर्देश हम बता रहे हैं वो ईजी हो, मतलब ऐसा ना हो कि 2-3 निर्देशों को मिला के हमने एक उसमें कर दिया, या हमारी जो लैंग्वेज है वो इतनी कठिन है कि समझ नहीं पा रहे, ठीक है। और कोई भी महत्वपूर्ण जो चरण है वो छूटना नहीं चाहिए, राइट, कि सारे स्टेप यहाँ पर होने चाहिए, ताकि पाठकों को संभावित प्रश्न या जो गलत फहमियाँ हैं वो उनका अनुमान लगाकर हमें पहले से देखना कि भाई यहाँ पर अगर हमने ये वर्ड लिखा तो हो सकता है कि पढ़ने वाले को ये गलत फहमी हो, तो हमें उसको हटा देना और वहाँ पर एक जो अच्छा वर्ड है वो यूज़ करना, ताकि वो जो पाठक है पढ़ने वाले वो क्लियरली उस चीज़ को समझ पाए। देन नेक्स्ट है हमारा ऑडियंस, कि हमारी ऑडियंस कौन है, कि जिसके लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। सो अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस इज फंडामेंटल टू सक्सेसफुल राइटिंग। द ऑडियंस इज द ग्रुप ऑफ रीडर्स दैट द राइटर इंटेंड्स टू रीच. knowing who the audience is influences knowing who the audience is influences everything from the language you use to the amount of background information you provide, as well as the level of formality in the writing, right. कि मुझे पता होना चाहिए कि किसके लिए लिख रही हूँ, तभी मुझे पता है कि भाई राइटिंग कैसे लिख रही हूँ। मैं कोई बच्चों के लिए कॉमिक्स लिख रही हूँ या बड़ों के लिए लिख रही हूँ या कोई फिक्शनल बुक लिख रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑडियंस क्या होगी, एक तो जनरल ऑडियंस होगी जिसमें डाइवर्स रीडर्स होंगी, कि भाई उनकी जो नॉलेज है, सब्जेक्ट मैटर अलग है, कि कोई भी इसको पढ़ सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई मैगजीन आर्टिकल हो गया, न्यूज़ स्टोरीज होगी, ब्लॉग्स होगी, तो इसमें हमें ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना, मतलब इतना डिफिकल्ट इसको नहीं बनाना। एंड एज्यूम लिटिल टू नो प्रायर नॉलेज, और ठीक है, इसमें हम ये नहीं एज्यूम कर सकते कि भाई इसको ये पता होगा तो हम आगे की चीज़ बोल देते, नहीं। तो जो भी प्रायर नॉलेज है उसको हमें बिल्कुल नेग्लेक्ट ही यहाँ पर करके चलना है अबाउट द सब्जेक्ट, एंड प्रोवाइड इनफ कंटेंट एंड एक्सप्लेनेशन, राइट। और इनफ हमें जो है उसको एक्सप्लेन वहाँ पर करना पड़ेगा, राइट। तो नेक्स्ट है हमारा श्रोता, कि किसके लिए हम लिख रहे हैं, कौन यहाँ पर जो है जो भी हम लिख रहे हैं इसको पढ़ेगा, इसको समझेगा। तो सफल लेखन के लिए श्रोताओं का समझना बहुत जरूरी है। श्रोता पाठकों का वह समूह है जिस तक लेखक पहुंचना चाहता है, जिसको हमें अपनी बात बतानी है लिखकर, राइट। यह जानना कि श्रोता कौन है आपके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा से लेकर आपके द्वारा दी जाने वाली पृष्ठभूमि की जानकारी की मात्रा और लेखक में कितनी आपकी औपचारिकता है उसका स्तर यहाँ पर सब कुछ वो प्रभावित करेगी, राइट। तो दर्शकों के प्रकार हमें देखने, तो सबसे पहले आएंगे सामान्य श्रोता, ठीक है, कि कोई भी पढ़ सकता है। तो इसमें क्या होगा, विविध पृष्ठभूमि वाले होंगे, मतलब उनका डिफरेंट बैकग्राउंड हो सकता है कोई टीचर में बुक पढ़ रहा है, कोई ऑथर पढ़ रहा है, ठीक है, कोई इंजीनियर पढ़ रहा है, कोई ऐसे स्टूडेंट पढ़ रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, अलग अलग बैकग्राउंड है, सबका अलग अलग पृष्ठभूमि है, और उनके जो विषय वस्तु है उसके बारे में अलग अलग स्तर का ज्ञान है। जैसे कि हमारी कोई पत्रिका लेख हो गया, ठीक है, मैगजीन होगी, जैसे वो सब पढ़ते हैं, देन समाचार, कहानियाँ, ब्लॉग्स हो गए। तो इसमें क्या करना है, हमें उनको अच्छे तरीके से समझाना, बहुत ज़्यादा तकनीकी भाषा या शब्द जाल का उपयोग नहीं करना कि भाई ऐसे टेक्निकल वर्ड डाल दी कि वो समझ ही ना पाए, और विषय के बारे में बहुत कम या बिल्कुल ज्ञान ना हो, ऐसे हमें सोच कर चलना है कि भाई इनको तो कुछ पता ही नहीं, हमें सब कुछ बताना है इनको स्टार्टिंग से लेकर, राइट। देन स्पेशलाइज्ड और प्रोफेशनल अगर ऑडियंस हमारी है, सो दिस कंसिस्ट ऑफ रीडर्स हु आर वेल वर्स्ड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया, लाइक कोई एकेडमिक जर्नल हम लिख रहे हैं, टेक्निकल रिपोर्ट्स लिख रहे हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक ब्लॉग जिसके बारे में लोगों को ऑलरेडी जानकारी है, राइट, एक फॉर्मल तरीके से हम लिख रहे हैं। सो इसमें हमें टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करनी है एंड एज्यूम अ हाई लेवल ऑफ फेमिलियरिटी विद द सब्जेक्ट, कि भाई जो भी लोग हमारे पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर है सब्जेक्ट से। सो फोकस इन दैप्थ एनालिसिस, डिटेल्ड एविडेंस एंड कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स एज ऑडियंस एक्सपेक्ट्स मोर सोफिस्टिकेटेड कंटेंट। देन अगर हमारी टारगेटेड ऑडियंस है कि कोई स्पेसिफिक ग्रुप है जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन वैल्यू है, कॉमन नीड्स है, ठीक है, जैसे कि हमें किसी चीज़ की मार्केटिंग करनी है, तो वो पता है कि मान लो अगर हमें किसी जिम के इक्विपमेंट की ही मार्केटिंग करनी, तो हमें पता है ना कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा फैट लोगों को, अनहेल्दी लोग हैं, वो हमारा टारगेट है यहाँ पर, राइट। तो वो स्पेसिफिक ग्रुप हो गया जिनको इंटरेस्ट है अपना वेट लॉस करने में। तो ऐसे ही कोई भी मार्केटिंग मटेरियल हो गया, टारगेटेड एडवर्टीजमेंट हमें देनी है, कम्युनिटी न्यूज़लेटर्स है, तो उनके लिए क्या करना है, एक मैसेज हमें टेलर करना है ताकि वो जो है रेजोनेट कर सके उनके स्पेसिफिक इंटरेस्ट से, ठीक है, कि भाई आपको ये दे रहे हैं, ये मशीन है या चाहे 5,000 की, लेकिन आप इससे देखो आपका फैट लॉस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उनके फैट लॉस से जोड़कर उस चीज़ को दिखाना है, ठीक है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई आपकी फिटनेस के लिए कि भाई फैट लॉस इससे होगा, हमें वो चीज़ें यहाँ पर दिखानी है, ठीक है। एंड कंसर्न्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द ग्रुप, जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनसे रिलेट करके हमें चीज़ों को बताना है। यूज़ लैंग्वेज एंड एग्जाम्पल्स दैट आर रेलिवेंट एंड रिलेटेबल टू द ऑडियंस, राइट। और ऐसी ही लैंग्वेज और जो वर्ड्स हमें यूज़ करने जो कि ऑडियंस के साथ रिलेटेबल है, जो उनको चाहिए, राइट, जो हमें टारगेटेड ऑडियंस को अपने मैसेज कन्वे करना है।
देन हमारे विशिष्ट या पेशेवर दर्शक होते हैं। तो इसमें क्या होता है, यह समूह में ऐसे पाठक शामिल होते हैं जो किसी विशेष विषय क्षेत्र या पेशे में पारंगत होते हैं। उदाहरण के लिए अकादमिक पत्रिकाएं होंगी, तकनीकी रिपोर्ट होगी, उद्योग विशिष्ट ब्लॉग होंगे। तो तकनीकी भाषा का उपयोग करें और विषय के साथ उच्च स्तर की परिचितता मान लें, ठीक है। हमें ना तकनीकी भाषा का वहाँ पर यूज़ करना, और हमें पता होना चाहिए कि भाई जो लोग पढ़ेंगे ना उनको भी उच्च स्तर की परिचितता है, मतलब उनको अच्छी नॉलेज है, इसलिए ठीक है, परिचित है वो इस चीज़ से। उसमें हमें गहन विश्लेषण करना है, विस्तृत साक्ष्य और जटिल तर्कों पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि दर्शक अधिक प्रकृष्ट सामग्री की अपेक्षा करते हैं, राइट, क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज़ को समझते हैं, तो उनको थोड़ा डिटेल में यहाँ पर चाहिए। देन अगर हमारा कोई लक्षित दर्शक है, ठीक है, कि जिनकी कोई समान रुचि है, मूल्य है, आवश्यकता है, मान लो हम ऐसे कर सकते हैं कि कोई मोटे लोगों का कोई ग्रुप है, ठीक है, हमें उनको टारगेट करना है कि भाई ऐसे लोग ढूंढो जिनको पतले होना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उदाहरण के लिए कोई अपनी विपणन सामग्री, लक्षित विज्ञापन या सामुदायिक संचार पत्र, ठीक है, ऐसे मार्केटिंग करेंगे कि भाई हमारी ये मशीन है, ये इतनी इसकी कॉस्ट है, लेकिन आप देखो आपके लिए आपके लिए कितना लाभदायक होगी, इतना आपका मोटापा ये कम कर देगी, राइट। तो क्या किया, लक्षित दर्शक है, अब हमारे लक्षित दर्शक क्या आ गए, मोटापे वाले, जिनको अपना मोटापा कम करना है, राइट। तो उनकी जो विशिष्ट रुचि, चिंता है, समस्या है, उनके साथ जोड़कर हमें जो है ये लक्षित दर्शक वाला लेख हमें अपना तैयार करना है, और ऐसी भाषा और उदाहरणों का प्रयोग करना है जो वो दर्शकों के लिए प्रासंगिक और संबंधित हो, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द राइटिंग, कि हमारे राइटिंग का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, राइट। इस पर भी डिपेंड करता है कि भाई हम कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं कि जो पढ़ने वाले वो पढ़ के चीज़ों को क्लियरली यहाँ पर समझ पा रहे, राइट। तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, जिस ऑर्डर में यहाँ पर कोई भी इवेंट हुआ है उसी ऑर्डर में हम लिखते हैं। जैसे कोई बायोग्राफीज होगी, हिस्टोरिकल अकाउंट्स होगी, प्रोसेस एसेज होगी, राइट। ये क्लियर टाइमलाइन दिखाते हैं कि भाई उस टाइम उसका बर्थ हुआ, फिर उसने अपना जो है एम्पायर ज्वाइन किया, वो राजा बन गया, फिर ऐसे फाइट हुआ, इस ईयर में युद्ध हुआ, ठीक है। तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम बताते हैं। देन एक लॉजिकल ऑर्डर होता है, आइडियाज आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू थीम्स, टॉपिक्स और कैटेगरीज, राइट। कि कोई प्रॉपर, अगर मान लो कोई रिसर्च पेपर हम लिख रहे हैं कि भाई इस थीम, इस टॉपिक के अंडर एक लॉजिकल ऑर्डर में हमने चीज़ों को यहाँ पर प्रेजेंट किया है। इन्फॉर्मेशनल एसेज में हम लिखते हैं। सो आइडियाज आर प्रेजेंटेड इन सेक्शंस और चैप्टर्स, राइट, कि जैसे हमारे 1.1 1.2 की एक प्रॉपर एक यूनिट के अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स, सब टॉपिक्स यहाँ पर कवर करते हैं। ईच फोकस्ड ऑन अ स्पेसिफिक थीम एंड लॉजिकल कनेक्शंस आर मेड बिटवीन सेक्शन, राइट। बट उसमें क्या होगा कि मान लो अगर मैंने पहले ये लिखा है तो इनके बीच में कोई कनेक्शन होगा कि भाई हाँ पहले मुझे ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी और उसके बाद मुझे ये वाली चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट है हमारा संगठन की जो लेखन हम लिख रहे हैं उसकी संरचना कैसी होगी। तो संरचना भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे हमें देखा जाएगा कि जो भी हम लिख रहे हैं उसका अच्छा जो हम मीनिंग देना चाहते हैं वो पढ़ने वाला उसी को अच्छे से यहाँ पर समझ पा रहा है, राइट। तो ये एक कालानुक्रमिक हो सकता है, ठीक है, कि जिस काल में जैसे जैसे घटनाएं हुई हैं, ठीक है, उनका घटित होने वाला क्रम हम दिखा रहे हैं कि भाई पहले उसका जन्म हुआ, ठीक है, फिर वो उसको राजा बना दिया गया, फिर उसका युद्ध हुआ इस ईयर में, फिर उसको मतलब फिर उसने दूसरी लड़ाई लड़ी, फिर तीसरी लड़ाई लड़ी, ऐसे करके एक कालानुक्रम में, ठीक है, कि इस काल में तो एक हमने लाइन वाइज बता दिया कि भाई उसने पैदा होने से अब तक की जो है किस किस ईयर में क्या क्या उसके साथ हुआ, ठीक है। जैसे कि आत्मकथाएं होगी, जैसे कि उसका बर्थ ऐसे हुआ, फिर वो पढ़ने चला गया, ऐसे ही ऐतिहासिक विवरण अगर हम कोई दे रहे हैं या कोई प्रक्रिया निबंध है तो इसमें घटनाओं की जो स्पष्ट समय रेखा हमें दिखानी है, ठीक है, और एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक यहाँ पर तार्किक प्रवाह होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम कोई विषयगत या तार्किक क्रम है, ठीक है, उसमें अपना जो है लेखन लिख सकते हैं। मान लो कोई अगर हम शोध पत्र लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर है या कोई सूचनात्मक निबंध है, तो इसमें किसी पर्टिकुलर थीम को जो कि एक दूसरे से मिलती जुलती हो तो उनको श्रेणियों के अनुसार समूहीकृत किया जाता है, ठीक है। तो विचारों को अनुभागों या अध्याय में, राइट, कि एक विचार है तो इसके बाद इसका अध्याय 1 बना दिया, अध्याय 2 बना दिया, जो एक दूसरे से यहाँ पर रिलेट करते हैं उनमें प्रस्तुत किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट विषय पर केंद्रित होता है और अनुभागों के बीच तार्किक संबंध यहाँ पर जो है बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है देन कॉज एंड इफेक्ट। दिस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द रीजन व्हाई समथिंग हैपेंड
एंड द रिजल्ट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, कि कोज एंड इफेक्ट वाली अगर चीज़ें हमें बतानी, जैसे कोई एनालिटिकल ऐसे या साइंटिफिक रिपोर्ट्स हम लिख रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो द राइटर प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम एंड देन प्रपोजेस वन और मोर सोल्यूशन, ठीक है, कि उसने पहले किसी प्रॉब्लम को डिस्कस किया, फिर उसके लिए सोल्यूशंस उसने डिस्क्राइब की, जैसे एक परसुएसिव एसेज हो गए, हमारे पॉलिसी पेपर्स हो गए, एंड देन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट हो सकता है। सो दिस स्ट्रक्चर इज यूज टू हाईलाइट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन टू और मोर थिंग, जैसे कि कंपेरेटिव एसेज हो गए, रिव्यूज हो गए, कभी ये चीज़ें कॉमन है, यहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं या यहाँ पे कम अच्छी है। तो कारण और प्रभाव यहाँ पर हो सकता है कि अगर हम किसी चीज़ के घटित होने के कारण और उसके परिणाम के बारे में व्याख्या करें, जैसे कि विशिष्टात्मक निबंध हो गया, हमारी वैज्ञानिक रिपोर्ट होगी, या समस्या समाधान के लिए हम कर सकते हैं कि पहले हमने कोई समस्या यहाँ पर प्रस्तुत की और उसके लिए फिर हमने समाधान यहाँ पर दी, जैसे कि हमारे प्रेरक निबंध होंगे, नीति पत्र होंगे। देन तुलना और विरोधाभास यहाँ पर हो सकता है कि हमने किसी दो चीज़ों की तुलना करी, राइट। इस संरचना के उपयोग में दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच समानता और अंतर को उजागर किया जाता है, ठीक है, इसमें तुलनात्मक निबंध या समीक्षा करना होता है। देन नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग राइटिंग एज अ प्रोसेस, राइट, कि जो भी हमारी लैंग्वेज है उसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पेलिंग्स वो कैसे होनी चाहिए। सो ग्रामर रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स दैट गो ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस एंड फ्रेजेस इन अ लैंग्वेज दैट इंक्लूड्स द करेक्ट यूसेज ऑफ सिंटैक्स, जो भी हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, पंक्चुएशन एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो मास्टरी ऑफ ग्रामेटिकल ग्रामर ensures that sentence are coherent and make logical sense, aiding in effective communication, right। तो ग्रामर क्या है, एक बेसिक सेट ऑफ रूल है जिसके अकॉर्डिंग हमें जो है उनको एक सेंटेंस को बनाना होता है ताकि हमारा मैसेज जो है हम प्रॉपर अच्छे तरीके से कन्वे कर पाए, ठीक है। तो क्या है की एस्पेक्ट इसके, कि जो हमारा सबसे पहले तो सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। सो सेंटेंस रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू क्रिएट वेल फॉर्म्ड सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर एंश्योर्स क्लैरिटी एंड प्रिवेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग, राइट, कि क्लियर होना चाहिए हमारा सेंटेंस। ऐसा नहीं हो कि मैं वहाँ कल तुम गया था, ये क्या होता है, कोई सेंटेंस नहीं है, ठीक है, मैं और तुम कल वहाँ गए थे, ऐसा हो सकता है, राइट। तो इसमें क्या होगा, एक प्रॉपर एक ऑर्डर में कैसे हमें नाउन है तो उसको कहाँ रखना है, प्रोनाउन है उसको कहाँ रखना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, कैसे यूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लेखन को एक प्रक्रिया के रूप में समझना है, कि जो हमारी भाषा है उसमें व्याकरण है, शब्दावली है, वृत्ति है, इन सब चीज़ों को। तो व्याकरण क्या है, व्याकरण एक नियमों का समूह है जो किसी भाषा के में वाक्यों और वाक्यांशों की संरचना को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि वाक्य विन्यास हो गया, कि वाक्य संरचना कैसे होनी चाहिए, विराम चिन्ह हो गए, और भाषण के भागों का सही उपयोग यहाँ पर शामिल है। व्याकरण में निपुणता सुनिश्चित करती है कि वाक्य सुसंगत और तार्किक अर्थ यहाँ पर दे, जिससे प्रभावी संचार में सहायता मिले। अब व्याकरण के मुख्य पहलू क्या है, सबसे पहले कि वाक्य की संरचना अच्छी होनी चाहिए। तो वाक्य विन्यास शब्दों और वाक्यांशों को अच्छी तरह से बनाए गए वाक्य बनाने के लिए व्यवस्थित करने को संदर्भित करता है, राइट, कि एक इतने अच्छे से हमने शब्दों को लिखा है कि अच्छा वाक्य बना है, अच्छा मीनिंग वहाँ पर कन्वे हो रहा है। यही सही वाक्य संरचना स्पष्टता सुनिश्चित करती है और गलतफहमी को रोकती है, राइट। तो एक तो मैंने लिखा कि सही वाक्य संरचना स्पष्टता सुनिश्चित करती है। अगर मैं इसकी जगह मुझे नहीं पता कि भाई वाक्य संरचना कैसे होती है और मैं लिख दूँ सही स्पष्टता वाक्य संरचना करती सुनिश्चित है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई किस चीज़ को कहाँ लिखना है, तो वो हमें जो है वाक्य संरचना से यहाँ पर व्याकरण में पता लगता है। देन पार्ट्स ऑफ स्पीच, सो अंडरस्टैंडिंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच हेल्प इन कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस प्रॉपर्ली, जैसे कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स है, कैसे कैसे इनको यूज़ करना है। देन हमारी पंक्चुएशंस होगी कि कॉमास है, कॉलन से, सेमीकोलन से, उनको कैसे लगाना है। देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, कि हमें जो भी हमारे सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स है उनको कैसे उनका जो है नंबर एग्री होना चाहिए कि वो यहाँ पर सिंगुलर है, प्लूरल है, ताकि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हम वहाँ पर फॉर्म कर सके। नेक्स्ट हमारा भाषण के अंक की जो भी हमारी संज्ञा क्रिया विशेषण है कि वो अच्छी तरह से अच्छे ढंग से हम इनको यूज़ कर रहे हैं। फिर हमारे जो विराम चिन्ह है उनको हम अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। देन विषय क्रिया समझौता हो गया कि हमारे जो विषय है और क्रिया है उनकी संख्या सहमत होनी चाहिए कि भाई वो दोनों ही एक वचन है या दोनों ही बहुवचन यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। देन टेंस है कि हम प्रॉपरली बता सके कि भाई हमारे जो आइडियाज़ हैं कि अगर टाइम चेंज हुआ है तो मैं कल करूँगा, कल करूँगी, या मैंने ऑलरेडी कर लिया है या मैंने पास्ट में इसको कर लिया है, ठीक है। तो कैसे बताना है, तो हमारे टेंस की इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, ठीक है। काल के बारे में बताना चाहिए, ठीक है, कि किस काल में हम कर रहे हैं, कि भाई फ्यूचर में वर्तमान में कर रहे हैं, भविष्य काल में करेंगे या भूतकाल में इसको ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। अब कल मुझे कोई काम करना है कि मुझे ये करना है और मैं बोलूँ ऐसे कि मेरा तो ये काम हो गया, तो वो बिल्कुल गलत चीज़ें होगी ना, कि एक टेंस की वजह से हमारा पूरा जो वाक्य यहाँ पर ख़राब हो गया, वो मैसेज कन्वे नहीं हो पाया। आपको तो लगा कि मेरा काम हो गया, लेकिन मैं बताना चाह रही थी कि मैं जो है काम वो कल करूँगी, राइट।
देन अपनी vocab आ जाती है. So vocab refers to the selection of words used in writing. A rich vocabulary enables a writer to express ideas more precisely, vividly, and effectively. The choice of vocabulary is essential for communicating tone, meaning, and nuance, right? कि भाई किस टाइप की vocabulary यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं जो भी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ उसके लिए एक प्रॉपर वर्ड है, उसको मैं यूज़ करके क्लियरली उसका मीनिंग आपको बता सकूँ. ठीक है, तो इसमें हमारी वर्ड चॉइस देखी जाती है. So the words a writer choose directly influences the effectiveness and clarity of the text. Choosing precise, appropriate word is crucial to avoid misunderstanding, right? कि एक अच्छा देखो, अब मैंने यहीं पर लिखा है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड वेन वेगनेस. ठीक है, तो आप इसको नहीं समझ पाओगे, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग को आप समझ पाओगे. कि तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसके पैराग्राफ की अकॉर्डिंग हम देखें तो वर्ड चॉइस यहाँ पर ये सही है, राइट? कि आप इससे जो है आप मीनिंग समझ पा रहे हो. ठीक है, तो वो वर्ड चॉइस हमारी यहाँ पर रेफर करती है कि भाई हमने किस टाइप का वर्ड यहाँ पर चूज़ किया है, इजी है, हार्ड है, ठीक है, किस तरह की ऑडियंस है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं. देन टोन एंड फॉर्मेलिटी. ठीक है, सो वोकैबुलरी इम्पैक्ट द टोन, द एटीट्यूड कन्वेड इन द राइटिंग. की फॉर्मली कोई चीज़ लिख रही हूँ मैं, इनफॉर्मल लिख रही हूँ. एंड द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी, राइट, लाइक प्लीज़ फाइंड द टेस्ट डॉक्यूमेंट फॉर योर रिव्यू. ठीक है, कि फॉर्मल तरीके से बता रही हूँ, या इनफॉर्मल तरीके से मैं बोलूँगी कि भाई आई हैव अटैच्ड अ फाइल फॉर यू टू चेक आउट, राइट, कि मैंने तुम्हारे लिए चेक करने के लिए फाइल रख दी है. तो वो दो मैंने एक ही मैसेज कन्वे किया, लेकिन वो फॉर्मल तरीके में अलग से होगा और नॉन फॉर्मल तरीके से वो अलग से होगा, राइट. तो टोन एंड फॉर्मेलिटी का यहाँ पर हमें देखना पड़ता है. तो शब्दावली क्या होती है? शब्दावली लेखन में उपयोग किए जाने वाले शब्दों के चयन को संदर्भित करती है. एक समृद्ध शब्दावली जो है एक लेखक के विचारों को अधिक सटीक, विशद और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में सक्षम बनाती है. जैसे उसका स्वर, अर्थ और बारीकियां हैं, उनको संप्रेषित करने के लिए शब्दावली का चयन यहाँ पर आवश्यक है, राइट. कि जो भी हमारा शब्द चयन है वो अच्छा होना चाहिए. लेखक द्वारा चुने गए स्पष्ट जो है सीधे पाठ की प्रभावशीलता को स्पष्टता, जो पाठ की प्रभावशीलता है उसकी स्पष्टता को प्रभावित करेंगे. और कोई भी गलत फहमी या अस्पष्टता से बचने के लिए सटीक उपयुक्त शब्दों का चयन करना यहाँ पर महत्वपूर्ण. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ही दो वर्ड लिए हैं, एक गलत फहमी और एक अस्पष्टता, राइट. तो आपको क्या है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पर गलत फहमी को हम अच्छे से समझ पाएंगे, कि ताकि कोई गलत फहमी ना हो. अस्पष्टता में फिर भी आपको डिफिकल्टी हो सकती है. ठीक है, तो इस शब्द चयन ये होगा कि भाई इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर गलत फहमी को रखूँ, ना कि अस्पष्टता को, राइट. देन हमारा आता है स्वर और औपचारिकता, कि भाई हम उसको औपचारिक तरीके से बोल रहे हैं, अनौपचारिक तरीके से बोल रहे हैं. ठीक है, तो जैसे औपचारिक तरीके से मुझे बोलना है कि कृपया अपनी समीक्षा के लिए संलग्न मैंने जो भी डॉक्यूमेंट भेजा है, दस्तावेज भेजा है, उसको देखें. और अनौपचारिक तरीके से हम बोल सकते हैं कि भाई मैंने आपकी जांच करने के लिए एक फ़ाइल संलग्न की. ठीक है, तो इसमें कि भाई आप उसको चेक कर लीजिएगा. तो वो हमारा स्वर कैसा है, औपचारिक तरीके से बोल रहे हैं हम, अनौपचारिक तरीके से बोल रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर मैटर करता है. देन एक्टिवली या पैसिव वॉइस, किस वॉइस में हम यूज़ कर रहे हैं. सो एक्टिव वॉइस टेंड्स टू बी मोर डायरेक्ट एंड डायनेमिक, वाइल पैसिव वॉइस कैन समटाइम्स बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर एम्फसाइजिंग द एक्शन रेदर देन द एक्टर, राइट. कि भाई हम क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, कि बिल्कुल डायरेक्टली बताना चाह रहे हैं, या पहले किसी एक्शन को हम बताना चाह रहे हैं. देन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सो जो सिमिलर वर्ड्स हैं या अपोजिट वर्ड्स हैं, ताकि उनको हम ऐड करते हैं, उनकी वैरायटी, ताकि एक प्रिसाइज राइटिंग लिख सके कि बिल्कुल जो यहाँ पर फिट हो रहा है, कि जिस तरीके की मैं स्टोरी बना रही हूँ उस तरीके से ये वर्ड है, तो अगर ये यहाँ पर सूट नहीं कर रहा तो इसका कोई सिनोनिम मैं यहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ. देन कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी, सो द वर्ड्स यू चूज मस्ट मैच द कॉन्टेक्स्ट एंड पर्पस ऑफ योर राइटिंग, राइट. क्योंकि जिस तरीके की मैं राइटिंग लिख रही हूँ, मान लो मैं एजुकेशनल लिख रही हूँ, कि भाई आपको अपने ऐसे करना है कि आप समझ भी पाओ उसको, आसानी से याद भी कर पाओ. ठीक है, तो वो एकेडमिक, क्रिएटिव, टेक्निकल या कैजुअल किस तरीके के आप लिख रहे हो, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जो है आपको वो वर्ड्स यहाँ पर यूज़ करने हैं. देन सक्रिय बनाम निष्क्रिय आवाज़ का हमें उपयोग करना है, कि भाई हमें सक्रिय तरीके से किसी संदेश को देना है या असक्रिय तरीके से देना है. देन समानार्थी और विलोम शब्द हमें अगर किसी के यूज़ करने, मान लो मैं यहाँ पर कोई भी स्टोरी लिख रही हूँ, ठीक है, तो उसमें मुझे नीर है, नीर मतलब जल, पानी. ठीक है, तो नीर वहाँ पर सूट नहीं हो, तो मैं देखूंगी कि भाई इसके समानार्थ शब्द क्या है, यहाँ पर जल है या यहाँ पर पानी आ सकता है. तो ठीक है, कोई पोएम था वहाँ पर नीर सूट नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया, जल या पानी वहाँ पर लिख दिया. तो क्या किया, जो भी शब्द अधिक सटीकता से वहाँ पर जुड़ता मैंने उसको जोड़ दिया उसकी जगह. ठीक है, देन संदर्भ शब्दावली, कि जिस संदर्भ में लिख रही हूँ, मान लो मैं एकेडमिक संदर्भ में यहाँ पर लिख रही हूँ, आपको पढ़ाने के लिए लिख रही हूँ, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पर जो है शब्द का चयन करूँगी, ताकि आप अच्छे तरीके से उसको समझ पाओ. देन हमारी स्पेलिंग है, राइट. So spelling is the correct arrangement of letters in a word. Accurate spelling is crucial for clear communication, because misspelled words can disrupt understanding, making the writing appear unprofessional and even change the meaning of the text, right. कि एक
अगर सिंगल अल्फ़ाबेट भी हमारा थोड़ा चेंज हो गया है तो उससे कंप्लीट मीनिंग यहाँ पर चेंज हो सकता है, और अगर उसका खुद कोई मीनिंग नहीं है तो वो काफ़ी अनप्रोफेशनल लगेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स वहाँ पर क्रिएट हो सकती है, राइट। सो स्पेलिंग रूल्स और एक्सपेक्टेशन, तो वो हमें यहाँ पर याद होनी चाहिए कि भी ऐसा हो सकता है कि कई बार जैसे साइलेंट होते हैं, ठीक है, साइलेंट्स साउंड्स होती हैं कि उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते लेकिन लिखने में वो चीज़ें आती है, राइट। तो जो भी स्पेलिंग रूल्स है या एक्सेप्शन है कि भाई यहाँ पर हम दूसरे तरीके से इसको लिखेंगे, वो हमें आने चाहिए। देन हमारा होमोनिम्स होगा कि वो स्पेलिंग उनकी सेम है बट मीनिंग्स उनके डिफरेंट है, कि भाई बैट एज एन एनिमल यूज़ कर रहे हैं या किसी बेसबॉल का बैट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्तनी क्या होती है कि किसी शब्द में कैसे हम अक्षरों को यूज़ करते हैं ताकि वो एक अच्छा प्रॉपर मीनिंग यहाँ पर दे रही है। तो उसके लिए जो भी उसके नियम है या अपवाद है कि भाई हर जगह ऐसे लिखा जाता है लेकिन उसके कुछ अपवाद होते हैं तो वो ऐसे होते हैं, तो वो हमें बताना चाहिए। होमोफोन्स है, होमोनिम्स है कि भाई हो सकता है कि स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग अलग है, या हम बोल रहे हैं तो वो सेम लग रहा है, ठीक है, लेकिन उनका मीनिंग यहाँ पर अलग है, स्पेलिंग से अलग है। तो इन सभी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। Then use of spell checkers. So while spell checkers and other tools can help identify misspelled words, they cannot always detect context specific errors like homophones, ठीक है। तो स्पेल चेकर्स का हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपनी जो स्पेलिंग्स हैं उनको अच्छा कर सके, स्पेशली कोई अगर प्रोफेशनल राइटिंग लिख रहे हैं हम, ठीक है, तो वो यहाँ पर मैंडेटरी की भी हमें करना ही चाहिए ताकि मतलब ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पर क्रिएट ना हो। देन कॉमन स्पेलिंग एरर्स है तो वो बच्चों को पता होना चाहिए कि भाई देयर इट, ठीक है, ताकि वो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ पाए, इन चीज़ों को हम अच्छे से अपनी राइटिंग में यूज़ करें। सो करेक्ट स्पेलिंग एंश्योर्स दैट द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट इज क्लियर एंड प्रोफेशनल। मिसस्पेल्ड वर्ड्स कैन डिस्ट्रैक्ट रीडर्स फ्रॉम द कंटेंट एंड अंडरमाइन द राइटर्स क्रेडिबिलिटी, राइट। सो वर्तनी जांचकर्ताओं का उपयोग, ठीक है, हम वर्तनी जांचकर्ता कोई ऐप्स वगैरह की भी जहाँ पर हम एक पिक्चर क्लिक करेंगे या स्कैन करेंगे तो दिखा देंगे कि भाई यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो भी हमें जो है मिस्टेक्स नहीं बता पाते, ठीक है। तो हमें जो हमारी सामान्य त्रुटियां हैं उनसे बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं उनको भी बताना चाहिए, और साथ ही साथ जो लेखन लिख रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से सामान्य जो है गलतियां यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो सही वृत्ति सुनिश्चित करती है कि जो पाठ का अर्थ स्पष्ट है और एक पेशेवर तरीके से उसको लिखा गया, मतलब ऐसा ही नहीं कि हमने जो भी मन में आया वो लिख दिया। और गलत वृत्ति वाले शब्द जो है पाठकों को सामग्री से विचलित करते हैं कि मैं मुझे कुछ गलत दिखा तो मैं सोच रही थी क्या पागल मुझे बना रहे हैं, ठीक है, अच्छा मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी लिख के दे दिया, ऐसा ही सोचेंगे ना तो लिखने के बारे में। तो गलत वर्तनी वाले शब्द जो है ऐसे ही पाठकों को विचलित कर सकते हैं सामग्री से कि वो उसकी वैल्यू ही नहीं करेंगे। एक दो वर्ड्स अगर आपके यहाँ पर गलत हो गए तो आपको ऐसे लगेगा कि भाई ये पूरा यूजलेस है, राइट। और लेखक की विश्वसनीयता, की जो लेखक के ऊपर विश्वास है, जो बनाने वाले के ऊपर, वो आपका कम यहाँ पर हो सकता है। देन नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग राइटिंग एज अ प्रोसेस, जो भी हमारा सरफेस मैकेनिक्स होता है लाइक और हैंड राइटिंग, नीटनेस, अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग। सो सरफेस मैकेनिक्स एंड राइटिंग रेफर्स टू द फिजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ रिटन टेक्स्ट, राइट, कि कैसे हमने उसको प्रेजेंट किया है। वाइल टेक्नोलॉजी हैज शिफ्टेड मच राइटिंग टू डिजिटल फॉर्मेट्स, द बेसिक्स ऑफ हैंड राइटिंग, नीटनेस, alignment and spacing remains relevant, particularly in education and professional settings. So these elements affect the readability, aesthetic appeal and clarity of the राइटिंग। तो नेक्स्ट हमें देखना है कि जो लेखन की प्रतिक्रिया है, लेखन को एक प्रक्रिया के रूप में समझना है कि जो भी हमारा सरफेस मैकेनिक्स होता है कि सरफेस मैकेनिक्स कि कैसे हमने उस चीज़ को लिखा है, साफ़ सफाई का ध्यान रखा है, संरेखन है और रिक्ति, इन सभी चीज़ों का ध्यान रख के क्या हमने उसको लिखा है। तो लेखन में सरफेस मैकेनिक्स लिखित पाठ की बौद्धिक प्रस्तुति को संदर्भित करता है, जबकि प्रौद्योगिकी ने क्या है आज के टाइम पे डिजिटल प्रारूपों में इसको काफ़ी स्थानांतरित कर दिया है। स्टिल जो है हस्तलेखन, साफ सफाई, संरेखन और रिक्ति की जो मूल बातें हैं वो प्रासंगिक बनी हुई कि भाई ये अच्छी राइटिंग में होनी चाहिए। खासकर शिक्षा और पेशेवर सेटिंग में ये तत्व लेखन की पठनीयता, सौंदर्य अपील और स्पष्टता को यहाँ पर प्रभावित करते हैं, राइट, कि भाई अच्छे से देखो प्रॉपर स्पेस है, यहाँ पर प्रॉपर फ़ॉन्ट साइज़ है, अच्छी नीटनेस, तो देखने में अच्छा लग रहा है, राइट, कि हम स्पष्टता से इसको पढ़ भी पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। तो इसमें हमारी हैंड राइटिंग कैसी है कि जो भी फिजिकल एक्ट ऑफ राइटिंग का टेक्स्ट बाय हैंड, लाइक पेन से हम कैसे हैंड राइटिंग लिखते हैं। सो गुड हैंड राइटिंग्स मेक रिटन टेक्स्ट लेजिबल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। एक तो अच्छी हैंड राइटिंग लिखिए और एक हम कोई भी मान लो विद कोई ऐसे लिख दिया, समझ ही नहीं पाए कोई विद को, राइट, तो वो अच्छी होनी चाहिए जिसको हम अच्छे से समझ पाए, लेजिबिलिटी होनी चाहिए। तो जो प्राइमरी गोल है हमारा हैंड राइटिंग का ये कि भाई वो इजी टू रीड हो, राइट।
देन लेटर शुड बी कंसिस्टेंटली शेप्ड विद अप्रोप्रिएट स्पेसिंग, ठीक है, कंसिस्टेंट शेप होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई यहाँ पे छोटे लेटर लिखे फिर आगे मैंने शेप इतनी बड़ी कर दी है, ठीक है। वो एंगल है, साइज़ है, वो सेम होना चाहिए। लेटर की जो फॉर्मेशन है वो अच्छी होनी चाहिए कि भाई अच्छे फॉर्मेशन में बनी हुई है। क्लियर डिस्टिंक्शन है लेटर्स में, लाइक ओ ई है, ठीक है। तो उनमें थोड़ा स्पेस है कि उनको हम अच्छे तरीके से डिस्टिंग कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, राइट। तो हस्तलेखन में क्या है कि जो भी हम पेन या पेंसिल का उपयोग से हाथ से जो लिखते हैं, ठीक है, वो लिखावट जो होती है वो अच्छी होनी चाहिए, सुपाठ्य और समझने में आसान बनाते हैं, हमारा हस्तलेखन अच्छा होता है। और अगर खराब लिखावट हमारी होती है तो वो जो पाठक है, पढ़ने वाले, उनको भ्रमित करती है, क्योंकि हो सकता है हमने कुछ और लिखा हो लेकिन हमारी राइटिंग समझ ही नहीं आ रही, तो वो ये शायद उसको समझ ही ना आए, या क्या पता वो उसको कोई डिफरेंट सब जो है वर्ड यहाँ पर सोच सकता है। तो सुपाठ्यता होनी चाहिए कि भाई जिसको पढ़ना यहाँ पर आसान हो, राइट। अक्षरों का आकार सेम होना चाहिए। मान लो अगर मैं थोड़ा टेढ़ा लिख रही हूँ ऐसे, तो ये भी टेढ़ा ही होना चाहिए, या मैं सीधा लिख रही हूँ तो सारे अल्फ़ाबेट्स जो है, मेरा पूरा जो राइटिंग है वो ऐसी होनी चाहिए, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा अक्षरों का निर्माण, ठीक है, कि हम अक्षरों का निर्माण कैसे कर रहे हैं, कर्सिव लेखन लिख रहे हैं या सिंपल राइटिंग लिख रहे हैं, या हमारे जो ओ ई ऐसे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके बीच में प्रॉपर स्पेस है या नहीं, कि हम उनको अच्छे तरीके से जो है उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाए। देन कंसिस्टेंसी, तो जो हमारी कंसिस्टेंसी है, साइज, शेप और स्लैंट है, वो हमारी राइटिंग में होनी चाहिए। स्पीड और एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है, कि हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जो हम, ऐसा ना हो कि भाई अगर हमें थोड़ा स्पीड में लिखना पड़ रहा है तो हमारी राइटिंग यहाँ पर गंदी हो जाए, ठीक है। तो स्पीड और नीटनेस यहाँ पर असेंशियल होती है। हैंड राइटिंग के जो स्टाइल्स है, लाइक आप किसी भी फॉर्म में लिख रहे हो, कर्सिव, प्रिंट, इटैलिक, ठीक है, वो एडवांटेज है कि भाई उसमें आप फास्ट लिखो और ईजी टू रीड ऐसा लिखना चाहिए, राइट। देन डिजिटल टूल्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको मोबिलिटी इश्यूज़ है, तो वो डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे टाइपिंग हो गया, डिजिटल हैंड राइटिंग टैबलेट्स, उनका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसमें संगति होनी चाहिए कि भाई लेखन का जो पार्ट है उसमें समान आकार, आकृति और झुकाव होना चाहिए। गति और सटीकता होनी चाहिए कि भाई सही गति के साथ मैं सटीकता से लिख पाऊँ। ऐसा ना हो कि भाई मुझे अगर सुंदर लिखना है तो मैं काफ़ी स्लो लिखती हूँ, और अगर मैं नॉर्मली लिखने चलूँ तो फिर वो गंदी हैंड राइटिंग हो जाए। जो लिखावट की शैलियाँ हैं कि भाई आप किस शैली में लिखते हो, कर्सिव राइटिंग लिखते हो, प्रिंट लिखते हो, टैलिक लिखते हो, तो वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, राइट। देन डिजिटल उपकरण, अगर बच्चे को किसी को डिसेबिलिटी है, ठीक है, लिखावट में कठिनाई है, तो वो टाइपिंग करके या डिजिटल हैंड राइटिंग जैसे टैबलेट हो गया, उसकी सहायता से भी जो है अपनी राइटिंग में सुधार कर सकते हैं, वहाँ पर राइटिंग का उपयोग कर सकते हैं। देन नीटनेस होनी चाहिए, क्लीन राइटिंग होनी चाहिए, वेल मेंटेन डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, जो मार्जिन है, स्पेस है, वो प्रॉपर होना चाहिए, लाइन स्पेसिंग है, और जो पेज लेआउट है वो प्रॉपर होना चाहिए, ईजी टू रीड लेआउट होना चाहिए, राइट। तो हमारी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना है कि जो हम लिख रहे हैं पूरी साफ़ सफाई से लिख रहे हैं, तो साफ़ सुथरा लेखन होना चाहिए। अच्छी तरह से जो भी दस्तावेज बना रहे हैं अच्छी तरह से बनाने चाहिए, ठीक है। हाशिए का उपयोग करना चाहिए कि ऐसे ना हो कि भीड़ भाड़ यहाँ पर हो बहुत ज़्यादा। लाइन स्पेसिंग और जो पेज का लेआउट है वो हमारा अच्छा होना चाहिए, राइट। देन अलाइनमेंट की अलाइनमेंट आता है कि भाई झुकाव, जैसे हम बोल देते हैं कि भाई टेक्स्ट हमारा है उसकी पोजीशन क्या है पेज पे, ठीक है, तो प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए। लाइक लेफ्ट से कर रहे, राइट से कर रहे, सेंटर से हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे नहीं भी एक लाइन लेफ्ट से, एक लाइन लेफ्ट से मैंने स्टार्ट कर दी, मान लो मैंने दूसरा पॉइंट है ये मिड से स्टार्ट कर दी थी, फिर तीसरा, ऐसे तो वो कन्फ्यूजिंग हो जाता है, राइट। जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि जो टेक्स्ट है फुली अलाइंड है, कि भाई लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट की तरह होना चाहिए। तो संरेखन का है, संरेखन का मतलब होता है कि भाई जो हम लेखक को जो भी चीज़ लिख रहे हो कैसे लिख रहे हैं, हम दाई तरफ लिख रहे हैं, बाई तरफ लिख रहे हैं, बीच में लिख रहे हैं, राइट। तो वो जो बाएं दाया केंद्र है वो संरेखन होना चाहिए, कि जैसे मैंने अभी बाई साइड, बाई तरफ लिखा है मैंने सब कुछ, राइट। ये एक मैंने मेन पॉइंट लिखा, इसके बीच में मैंने सब बाई तरफ लिखा। और अगर मुझे लिखना भी होता तो मैं ऐसा कर सकती थी कि भाई हेडिंग है जो उसको यहाँ पर बीच में लिख सकती थी, अदरवाइज में जो पॉइंट्स है वो बाई साइड लिखती, राइट। तो वो प्रॉपर होने चाहिए, औचित्य हमारा जो है प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, कि एक अच्छे तरीके से एक पॉलिश लुक हम अपनी जो लिखित जो जानकारी है उसको दे सकें। देन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सो टेक्स्ट अलाइनमेंट कंसिस्टेंट होनी चाहिए, कि भाई अगर हमारी टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट साइड है तो वो देखोगे आप जैसे हमारी साइड्स में भी कि वो आपको लेफ्ट में मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई कहीं हमने राइट से जहाँ पर स्टार्ट कर दिया। प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए ताकि एक विजुअली ऑर्गेनाइज्ड ईजी टू फॉलो चीज़ हो, ठीक है, जो डिस्ट्रैक्शन है हमें वहाँ पर ना हो, और एक फोकस के साथ हम उनको पढ़ सकें,
राइट। तो जो संगति है पूरा दस्तावेज में ऐसे होनी चाहिए कि भाई मैं बाएं से लिख रही हूँ, बीच से लिख रही हूँ, दाएं से लिख रही हूँ, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सके, उनमें विकर्षण कम हो, जो पाठ की सामग्री उन पर ध्यान केंद्रित करके वो अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझ पाए। देन स्पेसिंग की जो भी लेटर है वर्ड से कि भाई एल और ई के बीच में कितना स्पेस है। अब ये जो वर्ड खत्म हो गए इनके बीच में कितना स्पेस है, अगर मान लो कोई लाइन्स हैं, ठीक है, उनके बीच में कितना स्पेस है, तो वो लाइन और वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर होना चाहिए। लाइन स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए कि भाई इन लाइन्स के बीच में कितना स्पेस है, ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए, राइट। देन हमारा स्पेसिंग आता है कि भाई जो स्पेस है, जो जगह है वो कितनी होनी चाहिए जो हमारे अक्षर के बीच में, ठीक है, कि जैसे भ ई तर है, भीतर लिखा है, तो इसके जो है बीच में स्पेस कितना है, ठीक है, इन अक्षरों के बीच में। फिर जब ये दो शब्द बन गए भीतर अक्षर, तो इनके बीच में कितना स्पेस है। फिर जो लाइन्स है हमारी कि ये लाइन लिखी, ये लाइन लिखी, इनके बीच में ये कितना स्पेस है, राइट। तो ये सारी चीज़ों का हमें जो है ज्ञान होना चाहिए। देन पैराग्राफ ब्रेक्स की कोई पैराग्राफ, मान लो ये मेरा पैराग्राफ जब खत्म हुआ है तो जो लाइन्स में जितना स्पेस है मैंने थोड़ा उससे ज़्यादा लिया, ठीक है, तो पैराग्राफ स्पेस कहाँ है, वो कैसे यूज़ करने हैं वो हमें बताना चाहिए। देन इंडेंटेशन होना चाहिए, ठीक है, कि जो बिगनिंग कर रहे पैराग्राफ की वो हम कैसे कर रहे हैं, कि अच्छे से हम बता रहे हैं कि भाई क्या क्या पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या नए आइडियाज़ हैं, राइट। टिपिकली बाय 1 टैब और 5 स्पेसिस की भाई होता है ना कि आप थोड़ा इस लेफ्ट की साइड अगर लेफ्ट लाइन में आप पूरी चीज़ लिखोगे तो स्टार्टिंग में आप क्या करते हो, थोड़ा मिड में जाकर लिखते हो, थोड़ा ज़्यादा स्पेस देकर वहाँ पर आप लिखते हो, ताकि एक क्लियर डिस्टिंक्शन वहाँ पर हो सके उस सेक्शन पे जो उस टेक्स्ट के लिख रहे हैं, राइट। सो प्रॉपर स्पेसिंग मेक्स राइटिंग मोर असेसिबल एंड हेल्प्स प्रिवेंट रीडर फैटीग, राइट। जिसको रीडेबिलिटी एनहेंस हो, उसकी अपीयरेंस अच्छी हो, एक प्रोफेशनल और एक पॉलिश्ड लुक वहाँ पर आ सके। तो पैराग्राफ ब्रेक का हमें बताना चाहिए कि भाई ये जैसे पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पर हमें कितना स्पेस लेना चाहिए। जो हमारा इंडेंटेशन है कि पैराग्राफ की शुरुआत में जब हम कोई नए विचार या अनुभागों को चिन्हित करते हैं तो हम क्या करते हैं, आप तो आमतौर पर थोड़ा ज़्यादा स्पेस वहाँ पर देते हैं, ताकि एक जो अंतर है दृश्य में बना रहे कि भाई हाँ इस चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले, राइट। तो उचित स्पेसिंग जो है जो हमारा लेखन है उसको अत्यधिक सुलभ बनाती है और पाठक की थकान को रोकती है, क्योंकि वो ईजिली चीज़ों को समझ यहाँ पर पाएगा, राइट। सो हैंड राइटिंग जो मेन कंपोनेंट्स है क्या करती है, हैंड राइटिंग इंश्योर करती है कि जो टेक्स्ट है लेजिबल है, क्लियर है। नीटनेस हमारा जो ओवरऑल एस्थेटिक है कि भाई दिखने में अच्छा है। रीडेबिलिटी कितनी कि क्या देख के कोई भी समझ सकता है। देन अलाइनमेंट की किस तरह से हमने जो टेक्स्ट उसको अलाइन किया कि लेफ्ट में लिखा है, मिड में लिखा है, राइटिंग में लिखा है, ठीक है, किस एंगल पे लिखा है, तो वो प्रॉपर होना चाहिए। देन स्पेसिंग अच्छी होनी चाहिए कि भाई लाइन्स के बीच में इतनी स्पेस है, पैराग्राफ्स है उनके बीच में इतनी स्पेस है, ताकि एक प्रोफेशनल लुक हम उसको दे सकें, राइट। तो हमारा हस्तलेखन जो है वो सुनिश्चित करता है कि जो पाठ है हमारा वो सुपाठ्य है और स्पष्ट है, और जो साफ सुथरापन है वो हमारा दिखाता है कि भाई जो समग्र सौंदर्य है और पठनीयता है वो यहाँ पर अच्छी है, कि हम दिखने में भी अच्छा लग रहा है और पढ़ने में भी बेहतर है। देन जो संरेखण है कि हमने कैसे उसको व्यवस्थित किया कि भाई बाई तरफ लिखा है, बीच से जब सारी चीज़ों को लिखा है, जैसे अभी बाई तरफ संरेखण है, राइट, या बीच से हम स्टार्ट कर सकते हैं या राइट से स्टार्ट कर सकते हैं। देन उनमें स्पेसिंग कितनी है कि भाई लाइन के बीच में कितना स्पेस है, पैराग्राफ्स के बीच में कितना स्पेस है, तो वो एक पेशेवर लुक यहाँ पर हमें देती है कि भाई हाँ अच्छे फॉर्मल तरीके से लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट है प्रैक्टिसिंग सेल्फ एडिटिंग एंड पीयर एडिटिंग ऑफ सैम्पल टेक्स्ट। तो सेल्फ एडिटिंग क्या होती है, इट इज़ द प्रोसेस वे अ राइटर रिव्यूज एंड रिवाइज से ओन वर्क, ठीक है, कि मैं खुद लिख रही हूँ और खुद रिव्यू कर रही हूँ। इट वॉज क्रिटिकली इवेल्युएटिंग वंस टेक्स्ट फॉर क्लैरिटी, कोहेरेंस, correctness and style. So writer take an active role in improving the drafts before seeking feedback from other, right, कि दूसरों को दिखाने से पहले मैं उसको खुद चेक करूँगी। इसमें राइटर खुद का जो है कंटेंट उसको रिव्यू करता है, जो इंश्योर करता है दैट द कंटेंट अलाइंस विद द इंटेंडेड पर्पस एंड ऑडियंस, इट इज़ द मैसेज इज क्लियर एंड अप्रोप्रिएट फॉर द रीडर, ठीक है, कि वो सारी चीज़ें देखेगा, ऐसे नहीं कि खाली स्पेलिंग या ऐसे जो नीटनेस का चेक करा है, वो देखेगा कि जो मैसेज है वो प्रॉपर जा रहा है, जो उसका पर्पस है क्या वो फुलफिल हो रहा है। वेरीफाई दैट द मेन आइडियाज आर वेल डेवलप्ड, लॉजिकली प्रेजेंटेड एंड सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एविडेंस, एंश्योर द टोन, पॉइंट ऑफ व्यू एंड टेंस आर कंसिस्टेंट थ्रू आउट द टेक्स्ट, राइट। तो जो नमूना पाठों का स्व संपादन और सहकर्मी संपादन है उनका अभ्यास करना है, ठीक है, कि मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए लिखा है तो उसमें हमें खुद संपादन मतलब खुद चेंज के लिए मैं इसको देखूंगी, और सहकर्मी की मैं दूसरों को दिखाऊंगी कि भाई इसमें क्या हम इसकी बेटरमेंट के लिए कर सकते हैं। तो स्व संपादन क्या है, जिसमें लेखक अपने स्वयं के काम की समीक्षा करता है और संशोधन करता है कि भाई क्या ये स्पष्ट है, सुसंगत है, शुद्धता इसमें है, किस शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो वो यहाँ पर हम खुद देखते हैं। तो हमें जो है सामग्री की समीक्षा करनी है कि भाई क्या
जो हमारा उद्देश्य है कि भाई हाँ इस लेखन से ऐसा होना चाहिए, ऐसे सबको समझ में आ जाना चाहिए, या ये हमारा उद्देश्य है कि ये शिक्षा मिलनी चाहिए, तो वो सभी हमें क्लियर करना है कि क्या वो अच्छी तरह से संरेखित है, क्या संदेश जो है स्पष्ट है और पाठक के लिए उपयुक्त है। ठीक है, ये स्वर है, दृष्टिकोण है, और जो काल है उसके क्या पूरे पाठ जो है वो सुसंगत है। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। देन स्ट्रक्चरल रिव्यू, राइट। सो जो स्ट्रक्चर हमें दिया है, लाइक क्या हमने इंट्रोडक्शन अच्छे से दिया है, क्लियर समरी और रिजोल्यूशन हमने दिया है, क्या जो पैराग्राफ्स है वो अच्छे से फोकस कर रहे हैं कि भाई इस पैराग्राफ में मैंने जो बताया फिर उसकी अगली वाली बात आपको इससे रिलेट करेगी, राइट, कि आप रिलेट करके उसको पढ़ सको। देन क्या ग्रामर और लैंग्वेज वहाँ पर अच्छे तरीके से यूज़ की गई है कि वो एक क्लियर और अच्छा मीनिंग वहाँ पर जो है दे सके। ठीक है, फिर आपको संरचनात्मक समीक्षा करनी है कि क्या जो भी हमने लिखा है उसकी संरचना सही है, कि भाई हमारे सेंटेंस सही है, और ऐसे क्या पैराग्राफ्स हैं कि भाई सुनिश्चित करें कि जो प्रत्येक पैराग्राफ है वो एक ही मुख्य विचार पर केंद्रित हो, राइट। कि जैसे मैंने संज्ञान संरचनात्मक समीक्षा की बताई तो मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, राइट, लेकिन अगर जब मेरी व्याकरण और भाषा की बात आती है तो मैंने दूसरा पैराग्राफ रखा है, राइट। तो ये समझने में मदद मिलती है कि भाई ये इसके बारे में बता रहा है और ये इसके बारे में बता रहा है। देन हमारी व्याकरण और भाषा कैसी, कि क्या जो व्याकरण है और भाषा है वो हमने अच्छे तरीके से यूज़ करी है, कि भाई जो हम बताना चाहते हैं सामने वाला वही समझे। देन हमारा है स्ट्रैटेजीज़ फॉर इफेक्टिव एडिटिंग, कि उसके लिए हम रीड अलाउड करा सकते हैं कि पढ़ते टाइम बच्चे को पता चले कि भाई ये ऑकवर्ड फ्रेजिंग है, कुछ रन ऑन सेंटेंसेज है, या रिदम हमें ऐसे ऑफ फील हो रही है। कुछ एडिटिंग चेकलिस्ट हम वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं कि भाई पहले कंटेंट चेक करेंगे, फिर स्ट्रक्चर एंड देन ग्रामर। देन उसको एडिट करने के लिए हम ब्रेक करेंगे कि हमारी जो एडिटिंग की प्रोसेस होगी इसमें सबसे पहले हम कंटेंट ठीक करेंगे, फिर स्ट्रक्चर ठीक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम ग्रामर और जो सरफेस मैकेनिक्स है वहाँ पर ध्यान देंगे। तो प्रभावी स्व संपादन की रणनीति क्या है कि जोर से पढ़ेंगे, ताकि पढ़ते टाइम अगर हमें कुछ अजीब लग रहा है, लगातार जो वाक्य है या जो क्षेत्र है उनको पकड़ने में जहाँ पर मदद मिलती है, ठीक है, यहाँ पर जहाँ लय हमारी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, कि यहाँ पर गलतियाँ हो सकती है, तो उनका हमें पता चल जाएगा जोर से पढ़ने पर। फिर हम संपादन जांच सूची का यहाँ पर उपयोग करेंगे। इसमें क्या करेंगे, एक सूची बनाएंगे कि भाई सबसे पहले सामग्री हम चेक करेंगे कि क्या वो अच्छी है, फिर संरचना अच्छे तरीके से एक है क्या नहीं है, फिर व्याकरण यहाँ पर हम चेक करेंगे, ठीक है। और फिर जब संपादन करेंगे, एडिटिंग करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम सामग्री ठीक करेंगे, फिर संरचना, और फिर हम व्याकरण और जो सतह यांत्रिकी है कि भाई स्पेस अच्छा है, जो अलाइनमेंट है वो कैसी है, उन सब के बारे में चेक करेंगे, ठीक है। देन पीयर एडिटिंग आ जाता है। इसमें क्या होता है, जो लिखने वाला उसके अलावा कोई और यहाँ पर चेक करता है। मान लो अगर आप लिख रहे हो तो मैं आपको रिव्यू दूंगी उसके पढ़ने के बाद, राइट। तो इसमें क्या है, रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि मैं समझने के लिए पढ़ूंगी। आप तो आपको पता था कि भाई मैंने लिख दिया, मुझे पता है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद आप देखते हो कि भाई हाँ मुझे अब यहाँ पर मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी कि कहाँ पर मिस्टेक है। लेकिन जो पीयर एडिटिंग है इसमें जो साथी आपको वो अंडरस्टैंडिंग के लिए समझेगा कि क्या यहाँ पर जो मेन आइडिया उसको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, वो सपोर्ट कर रहा है पूरा जो राइटिंग प्रोसेस उसको, या नहीं है, कि जो टेक्स्ट है वो क्लियर है या नहीं है, तो वो आपको ये सारी चीज़ें बताएगा, ठीक है। तो सहकर्मी संपादन क्या है कि जिसमें जो लिखने वाला है उसके अलावा कोई आप पढ़ेगा, और उसको जो मिस्टेक्स हैं कि क्या पर आप जो है थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो आपको बताएगा। तो वो क्या करेगा, समझने के लिए पढ़ेगा। अब हम जब खुद के लिए पढ़ते तो हमें पता है कि भाई हमने ये आइडिया दिया है तो हम तो ठीक ही होंगे कि भाई हाँ हमने ये आइडिया यहाँ पर दिया है, वो हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन जो कोई और अगर उसको पढ़ेगा तो वो समझने के लिए पढ़ता है कि क्या भाई ये पढ़ के मुझे जो आइडिया आप देना चाह रहे थे वो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो पाठ है क्या उसका केंद्रीय विचार आसानी से पहचाना जा रहा है, सामग्री स्पष्ट है, आकर्षक है या नहीं है, तो वो हमें उसकी समझ के बारे में बताएगा। देन नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, राइट, कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हमें देनी कि भाई क्लैरिटी देनी, जिसके लिए भी हम रीड कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर मिस्टेक्स है, यहाँ पर मीनिंग अच्छे से कन्वे नहीं हो रहा, यहाँ पर आप थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स डाल सकते हो, राइट। ऐसा नहीं बोलना कि भाई कंफ्यूजिंग है, हमें बताना कि आप इस कन्फ्यूजन को अगर इस तरीके से लिखते तो ये कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं होती, ठीक है। एंड देन चेकिंग स्पेसिफिक इशूज़, की कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है या कोई ऑकवर्ड फ्रेजिंग हमने लगा दी है, या सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है, तो वो यहाँ पर हम बता सकते हैं, ठीक है। तो रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान हमें यहाँ पर करना है, उन क्षेत्रों को हाईलाइट करें कि यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से लिखा है आपने, ठीक है, और कहाँ पर जो है थोड़ी ऐसी जो है शब्दों का यूज़ किया जिनको आप थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते थे, जिसमें थोड़ा सुधार यहाँ पर किया जा सकता है। और हमें ऐसे नहीं बोलना है कि भाई यह भाग भ्रमित करने वाला है, उसके अलावा हमें उसको सॉल्यूशन देना है जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, कि भाई अगर आप थोड़ा सा अधिक विवरण यहाँ पर जोड़ सकते हैं तो वो अच्छा होगा, फिर कन्फ्यूज़न नहीं होगी यहाँ पर। देन विशिष्ट मुद्दे अगर कोई हो कि भाई वहाँ पर व्याकरण में गलतियाँ हो, वाक्यांश हो वो गलत हो, या कोई जटिल वाक्य है, ठीक है, तो
जिनसे मीनिंग नहीं समझ पा रहे तो वो हमें उनके निकालना है, ठीक है। और जो भी औपचारिक है, अनौपचारिक है, कैसा सत्र है वहाँ पर जो भाषा यूज़ की गई है, तो उसके बारे में बताना है। देन स्ट्रेटजीज़ क्या हो सकती है इफेक्टिव पीयर रीडिंग की, कि जो हमें एक स्पेसिफिक और बैलेंस होना पड़ेगा कि एक पॉजिटिव फीडबैक की देनी है और साथ ही साथ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी, राइट। कि हमें ऐसा नहीं करना कि भाई सारी गलतियाँ निकाल दें या सारी पॉजिटिव फीडबैक ही दे दें। तो हमें स्पेसिफिक होना है और साथ साथ बैलेंस्ड होना है कि एक फीडबैक भी देनी है हमें कंस्ट्रक्टिव तरीके से। Point out specific strengths and suggest improvements in detail. Then use editing symbols. So use editing symbols to highlight common issues like spelling mistakes, punctuation errors और awkward phrasing, right? कि different different colors लगा सकते हैं हम, कि मान लो आपको यहाँ पर find out करना है तो spelling को आप red color से underline कर सकते हो, highlight कर सकते हो, then punctuation error को अलग color से कर सकते हो, and then focus on the first round of feedback, focus on content and structure specifically, right? उसके बाद हमें देखना है कि ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंचुएशन कैसी है। सबसे पहले कि कंटेंट क्या अच्छा है, ठीक है, क्या इसका स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से है, एंड देन उसके साथ हमें जो डिस्कशन करना है, जो भी हम फीडबैक उसको दे रहे हैं, ठीक है, ताकि जो भी हमारे सजेशंस हैं उनको एक्सप्लेन कर सके। और अगर हमारा कोई क्वेश्चन रह गया है या हमें राइटर से कोई क्वेश्चन है कि भाई आपने ऐसा ही यहाँ पर क्यों यूज़ किया, वो उसका आंसर दे सके। तो प्रभावी सहकर्मी संपादन के लिए क्या रणनीतियाँ हो सकती है? हमें विशिष्ट और संतुलित रहना है। विशिष्ट और संतुलित मतलब कि हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया भी देनी है और उसके साथ साथ रचनात्मक आलोचना भी। ऐसा नहीं कि भी खाली हम सकारात्मक प्रतिक्रिया दे दें, ठीक है, या एक आलोचना ही करते रहें। देन संपादक प्रतीकों का हमें उपयोग करना है कि भाई कहाँ पर गलती है, वर्तनी की गलती है, विराम चिन्ह में त्रुटि है, या थोड़े वाक्यांश है जो वो अजीब है, ठीक है, तो उनको हमें फाइंड आउट करना है। देन हमारा फोकस है, तो हमारा सबसे पहले फोकस रहेगा हमारी सामग्री और संरचना पे, ठीक है। बाद में हमें देखना है कि भाई व्याकरण वगैरह कैसे है। सबसे पहले देखो कि सामग्री क्या अच्छी है, कि अच्छे तरीके से लिखा है, क्या कंटेंट है वहाँ पर, क्या उसकी संरचना है, और फिर उसके बाद हमें फीडबैक पर चर्चा करनी कि हमारे कोई सुझाव है तो वो हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर हमें कोई क्वेश्चन है तो हम लेखक के अपने विचार होंगे तो हम उनसे वो पूछ सकते हैं कि भाई आपने ऐसा ही यहाँ पर क्यों लिखा है। देन नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिसिंग इवेलुएटिंग स्टूडेंट्स राइटिंग यूजिंग पैरामीटर्स लाइक प्रोडक्टिविटी, करेक्टनेस, कॉम्प्लेक्सिटी, टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड लिटरेसी रिचनेस। तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है? इट रेफर्स टू द वॉल्यूम एंड एक्सटेंट ऑफ द स्टूडेंट्स राइटिंग आउटपुट, राइट। इट मेजर्स हाउ इफेक्टिवली स्टूडेंट्स कैन जनरेट कंटेंट, द डेप्थ ऑफ देयर आइडियाज एंड वेदर दे मीट और एक्सीड द असाइनमेंट्स रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड कंटेंट, राइट। कि कितना प्रोडक्टिव बच्चा है, कि भाई कितना डीप कंटेंट उसने यहाँ पर प्रेजेंट किया है, क्या जो स्पेसिफिक वर्ड लिमिट थी उसने उसको एक्सीड किया है, या उसके वो जो वर्ड काउंट है वो कम रह गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वर्ड काउंट देना है कि भाई इतने कम टाइम में बच्चे की कितनी प्रोडक्टिविटी की, उसने ज़्यादा वर्ड काउंट्स यहाँ पर यूज़ करे हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर चीज़ों को बताया। तो हैज़ अ स्टूडेंट मेड और एक्सीडेड द वर्ड काउंट रिक्वायरमेंट। देन आइडिया जनरेशन कैसी है, हाउ मेनी आइडियाज और आर्ग्यूमेंट्स जस्ट टेक्स्ट एक्सप्लोर, ठीक है, कि भाई जो उसने टेक्स्ट लगाया कितने आर्ग्यूमेंट्स उसने एक्सप्लोर किए हैं, कितने आइडियाज़ वहाँ पर डाले हैं। इस देयर डेप्थ इन डिस्कशन, कि भाई क्या डिस्कशन बस ऐसे है कि भाई सरफेस लेवल पे, या एक डीप तरीके से उसने वहाँ पर उसको जो है इलेबोरेट किया है। देन टास्क कंप्लीशन, देन द स्टूडेंट फुलफिल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द राइट, लाइक रिस्पॉन्डिंग टू ऑल क्वेश्चंस, एड्रेसिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स, ठीक है, कि क्या उसने अच्छे तरीके से किया है कि भाई कोई अगर उसने बात बताई तो उसका एग्जाम्पल दिया है कि भाई हाँ ऐसे हो रहा है, ठीक है, एक प्रूफ उसने साथ में दिया है। तो नेक्स्ट है हमारा मापदंडों का उपयोग करके छात्रों के लेखन का मूल्यांकन करने का अभ्यास करना। ये इसमें हम उत्पादकता, शुद्धता, जटिलता, पाठ संगठन और साहित्यिक समृद्धि यहाँ पर देखेंगे। तो उत्पादकता क्या होती है? उत्पादक होती है कि भाई छात्र के लेखन आउटपुट की मात्रा और सीमा कितनी है। यहाँ पर यह मापता है कि छात्र कितनी प्रभावी रूप से सामग्री तैयार करते हैं और उनके विचारों की गहराई, ठीक है, कि कितने गहराई से विचार वो यहाँ पर बता रहे हैं, कि क्या वे लंबाई और सामग्री के संदर्भ में जो आवश्यकता है वो पूरा करें। कि मान लो मैंने बोला कि भाई 500 वर्ड्स में आपको ये ऐसे कंप्लीट करना है, तो क्या 500 वर्ड्स आपने लिखे हैं, ठीक है, उससे कम रह गया, उससे ज़्यादा ही आपने लिख दिया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है कि शब्द गणना, कि क्या जो मिनिमम शब्द गणना थी वो आपने पूरी करी है या उससे अधिक की है। फिर विचार निर्माण आपने कैसे किया, कि भाई कितने विचार आपके में शामिल है। एक हो भी कि एक आपने बस पॉजिटिव पॉइंट पकड़ा, उसमें जो भी कुछ लिखना था बस उसी पॉइंट के इर्द गिर्द आपने जो है पूरा ऐसे लिख दिया। और एक हो सकता है कि भाई आपने 2-3 पॉइंट्स लिखे हो, बहुत गहराई से वहाँ पर बात की हो। फिर क्या आपने जो कार्य है वो अच्छे से पूर्ण किया, कि कोई भी बात बताई तो उसके बाद उदाहरण भी आपने दिया है। उसके बाद जो क्वेश्चन अराइज हो सकते थे कि उसको पढ़ के कोई क्वेश्चन पूछ सकता था, तो आपने उनके आंसर दिए हैं, ठीक है, जो अलग अलग दृष्टिकोण है उनको संबोधित किया है। Then quantitative evaluation, count the number of words and compare it to the required length. This can give a basic measure of productivity, right? कि भाई इतने इस बच्चे ने
हाफ एन आवर में इतने वर्ड्स का जो है ऐसे प्रोडक्ट लिख दिया, ठीक है। क्वांटिटिव इवैल्यूएशन होगा कि क्वांटिटी के बेस पर हम मेजर कर रहे हैं। देन क्वालिटी में देखेंगे कि भाई जो नंबर ऑफ आइडियाज़ है वो कितने हैं, कितने अच्छे से वो डेवलप किए गए हैं। बिकॉज मोर प्रोडक्टिविटी डज नॉट नेसेसरली मीन मोर क्वालिटी, राइट। हो सकता है कि भाई मैं 500 की जगह 700 वर्ड लिख दूँ, लेकिन मैं एक ही आइडिया या बस एक ही चीज़ को रिपीट करे जा रही है, कोई मीनिंग नहीं है, राइट। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हमने खाली क्वांटिटी देखी और हम बोलेंगे भाई ज़्यादा लिखा है तो अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं होता। सो मोर प्रोडक्टिविटी डज नॉट नेसेसरली मीन्स मोर क्वालिटी। इंस्टीड लुक फॉर वेल थॉट आउट आइडियाज़ एंड इलेबोरेशन, राइट, कि भाई कितने ज़्यादा आइडियाज़ उसने रिप्रेजेंट करे हैं, कितना इलेबोरेट किया है। सो हाई प्रोडक्टिविटी कैसे होगी? द स्टूडेंट्स राइटिंग इज एक्सटेंसिव एंड कवर्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ आइडियाज़, राइट। ऐसा नहीं कि भाई वो अपना अपना आइडिया वहाँ पर कर रहा है, जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उनको लेकर चलेगा अगर हाई प्रोडक्टिविटी होगी तो। फॉर इंस्टेंस एन ऐसे दैट नॉट ओनली आंसर्स द प्रॉम्प्ट बट ऑल्सो ब्रिंग्स इन एडिशनल इंसाइट्स। देन लो प्रोडक्टिविटी में क्या हो सकता है? द राइटिंग इज शॉर्ट, अंडर डेवलप्ड और फेल्स टू कवर इनफ ग्राउंड। द स्टूडेंट मे नॉट फुली एक्सप्लोर द टॉपिक और प्रोवाइड मिनिमल रिस्पॉन्सेस, राइट, कि भाई थोड़ा बहुत ही बस उस टॉपिक के बारे में बता रहे हो सकता है वो किसी दूसरे टॉपिक का वहाँ पर इन्वॉल्व कर दे, ठीक है। तो ये हमारा हाई प्रोडक्टिविटी होगी, ये हमारी लो प्रोडक्टिविटी होगी। तो मात्रात्मक मूल्यांकन क्या है कि भाई कितने ज़्यादा से ज़्यादा शब्द करें। मान लो बच्चे ने 2 पेज बने, तो ऐसे तो मार्क्स नहीं देते ना टीचर्स के, भाई 2 पेज बने तो इसको बस 5 मार्क्स दे दो या 10 नंबर दे दो, जितने का भी क्वेश्चन था। या वो देखेंगे कि भाई गुणात्मक कैसा है, कि भाई कितने अच्छे से बच्चे ने यहाँ पर रिस्पॉन्स किया, ठीक है। एक बच्चा हो सकता है कि 3 पेजेस में भी इतने मार्क्स ना लेके एक बच्चा 1 पेज में इतने मार्क्स यहाँ पर लेकर आ सकता है। वो क्यों लेके आएगा? क्योंकि उसने जो विचार है वो अच्छे तरीके से बताए, सुविचारित विचार यहाँ पर है, ठीक है, अच्छे से संरचित उसने किया है। तो उच्च उत्पादकता कहाँ पर मिलेगी? जहाँ पर क्षेत्र का जो है छात्र का लेखन व्यापक है, ठीक है, उसके विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है। कि भाई ऐसा नहीं कि भाई अपना जो विचार था उसने उसी के बारे में बताया, वो एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है। उदाहरण के लिए एक निबंध जो केवल प्रॉम्प्ट ऐसा कि क्वेश्चन का एक कुछ प्रॉम्प्ट है उनका उत्तर देता है, बल्कि उसके अलावा भी क्या क्या हो सकता है उसके बारे में उन पर भी दृष्टि डालता है, राइट। देन कम उत्पादकता क्या होगी? वो छोटा लिख सकते हैं, अविकसित होगा कि भाई संरचना अच्छे से नहीं होगी, पर्याप्त आधार को कवर करने में विफल रहेगा और छात्र पूरी तरह से नहीं पता लगा पाएंगे, ठीक है। वो एक न्यूनतम प्रतिक्रिया देंगे कि उसके बारे में थोड़ा बहुत वो बताएंगे। देन करेक्टनेस क्या होती है? इट फोकसेस ऑन द टेक्निकल एक्यूरेसी इन राइटिंग, जैसे कि ग्रामर, स्पेलिंग, पंचुएशन, ये सब हमने यहाँ पर अच्छे से यूज़ किया है, ठीक है, कि ग्रामर अच्छे से यूज़ करी है, स्पेलिंग ठीक है, पंचुएशन ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है। तो शुद्धता क्या है? शुद्धता में बेसिकली हमारी व्याकरण आती है कि जो भी हमारी वर्तनी, विराम चिन्ह और भाषा के नियम है, क्या हमने उनका अच्छे से पालन किया है। तो इसमें व्याकरण, हमारी वर्तनी कैसी है, हमने विराम चिन्ह अच्छे से जहाँ पर यूज़ होने थे वहाँ पर लगाए, वाक्य संरचना हमारी अच्छी है नहीं है, ठीक है। देन हाउ टू इवेल्युएट करेक्टनेस? तो करेक्टनेस को इवेल्युएट कैसे करना है? एक डिटेल्ड रिव्यू हम यहाँ पर कंडक्ट कर सकते हैं अपने जो ग्रामेटिकल एरर्स है उनको फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि स्पेल चेकर्स यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर इन कैचिंग स्पेलिंग और पंचुएशन मिस्टेक्स, ठीक है। और उसके साथ ही एक मैनुअल चेक भी हम कर सकते हैं कि भाई अगर नेसेसरी है तो एक मैनुअली हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक्स तो नहीं है। तो हाई करेक्टनेस कहाँ पे मिलेगी? द टेक्स्ट इज नियरली फ्री ऑफ ग्रामर, स्पेलिंग और पंक्चुएशन एरर्स, द लैंग्वेज फ्लोज वेल, मेकिंग इट ईजी टू रीड, राइट, कि भाई जहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम होगी, जो उसका फ्लो है अगर हम उसको रीड करके देखेंगे तो वो भी ईजी फ्लो रहेगा, राइट, अच्छे से जाएगा। देन लो करेक्टनेस कहाँ पे मिलेगी? जहाँ पर ग्रामेटिकल, स्पेलिंग और पंक्चुएशंस की जो है बहुत सारे एरर्स होंगे, वो जो कंटेंट है उससे आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, राइट, कि भाई इसका मीनिंग क्या है, ये यहाँ पर क्या आ गया, आप ऐसे सोचोगे, ठीक है। अगर हाई करेक्टनेस होगी तो आप उसको समझते चले जाओगे और पढ़ते चले जाओगे। सो द राइटिंग मे हैव मल्टीपल सेंटेंस फ्रेगमेंट्स और रनन्स मेकिंग इट हार्ड टू फॉलो, राइट। तो वहाँ पर क्या होंगे? मल्टीपल फ्रेगमेंट्स होंगे जहाँ पर आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे कि भाई आप एक बार आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो आप उसको पढ़ते ही चले गए। तो शुद्धता का मूल्यांकन कैसे करना है? शुद्धता का मूल्यांकन हमें करना है कि भाई जो भी वर्तनी है, विराम चिन्ह है, क्या वो अच्छे से यूज़ किए गए हैं नहीं, तो उनको अगर जांचना है तो हम उसके लिए उपकरण यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमारी स्पेलिंग चेक होगी। और अगर उपकरण नहीं है या हमें फिर भी कोई ज़रूरत महसूस होती है तो मैनुअली भी हम देख सकते हैं कि भाई इसको पढ़ के कि कहाँ पर यहाँ पर मिस्टेक्स है। तो उच्च शुद्धता जहाँ पर होगी वहाँ पर व्याकरण, वर्तनी, विराम चिन्ह, वो जो त्रुटियाँ हैं वो नहीं होंगी और जो भाषा है वो अच्छी तरह से प्रभावित होगी, राइट, कि इस लाइन को मैं अच्छी तरह से पढ़ूंगी। अगर इसमें कोई त्रुटि होती तो उसमें जो है बीच में ही हम यहाँ पर भटक जाते। और कम शुद्धता क्या होगी? वहाँ पर जो विराम चिन्ह और आदि ये व्याकरण है इसकी त्रुटियाँ होंगी, जिससे हम जो लेखक बताना चाह रहा है उसके अलावा फोकस करेंगे कि भाई ये गलती यहाँ पर कैसे होगी, इसका मीनिंग क्या है, वहाँ पर ही उलझ कर रह जाएंगे। देन कॉम्प्लेक्सिटी। सो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इज अ लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन इन द राइटिंग। दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वेरिड सेंटेंस स्ट्रक्चर, द डेप्थ ऑफ वोकैबुलरी एंड द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नुआंस्ड आइडियाज, राइट, कि
कैसे आपने वोकैब को यूज़ किया, कैसे कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट करी है आपने यहाँ पर सेंटेंस की। सो सेंटेंस की वैरायटी यहाँ पर देखी जाएगी। डज द स्टूडेंट्स यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सच एज सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। इज देयर अ मिक्स ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग सेंटेंसेस फॉर द रिदम एंड पेसिंग, राइट। कि भाई क्या जो रिदम और पेसिंग के लिए ऐसे भी है कि भाई शॉर्ट एंड लॉन्ग सेंटेंसेस साथ में हैं, और क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस का यूज़ किया है। एडवांस वोकैबुलरी कि क्या भाई बच्चे ने एक बिल्कुल प्रिसाइज और वेरी वोकैबुलरी का यूज़ किया, या बिल्कुल ऐसे ऑर्डिनरी जो वर्ड्स हम यूज़ करते आ रहे हैं उन्हीं का यूज़ किया है। देन डेप्थ क्या है कि क्या कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को ये जो हमारी राइटिंग है वो कवर कर रही है या नहीं कर रही है, राइट। उसके बाद आती है जटिलता। तो जटिलता लेखन में प्रष्कार के स्तर को संदर्भित करती है। इसमें विभिन्न वाक्य संरचनाओं का उपयोग, शब्दावली की गहराई और जटिल सूक्ष्म विचारों का जो विकास यहाँ पर शामिल है, ठीक है। इसमें जो वाक्य विविधता है वो देखी जाती है कि अभी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो वाक्य हैं वो बच्चे ने यूज़ किए, कि जैसे सरल वाक्य भी यूज़ किया है, मिश्रित वाक्य भी यूज़ किया और जटिल वाक्य भी यूज़ किया, ठीक है। और साथ ही साथ लय और गति के लिए उसने क्या किया, कुछ वाक्य बड़े रखे और कुछ को छोटा कर दिया है। देन क्या उनकी शब्दावली अच्छी है, ठीक है। एक कि उसने अच्छे लेवल के यहाँ पर शब्द यूज़ किए। एक तो होता है कि भाई ऑर्डिनरी जो हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं बस उसने वही वही यूज़ कर दिया है, ठीक है। और एक उसने लाइक वेरी गुड यूज़ किया है, या उसने वेरी गुड की जगह एक्सीलेंट यहाँ पर यूज़ कर दिया है, ठीक है। तो वो शब्दावली उसने कैसे यूज़ करी है वो हम देखेंगे। फिर गहराई कैसी, कि भाई उसने कितने गहराई से जो चीज़ें हैं उनको समझाया है, कितने दृष्टिकोणों का उसने पता लगाया, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। सो लुक फॉर द रेंज ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर ensuring that students is not relying solely on simple sentences are the transitions between ideas to create a more sophisticated flow, right। तो हम यही देखेंगे कि भाई सेंटेंस यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स के हैं नहीं है। देन इवेलुएट द डेप्थ ऑफ वोकैबुलरी, की वोकैबुलरी कितने अच्छे से यूज़ की है, और डज द स्टूडेंट यूज वेक और ओवर यूज्ड वर्ड्स, राइट। देन एग्जामिन द डेप्थ ऑफ द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट और एनालिसिस, राइट। कि बच्चे की जो आर्ग्यूमेंट है उनको हम एनालाइज करेंगे। लाइक डज द राइट ऑफर इनसाइट्स और डज इट मेयरली स्टेट द ऑब्वियस, राइट। कि क्या वो इनसाइट हमें अच्छे से दे भी रही है या नहीं। तो हाई कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पर मिलेगी, द राइटिंग फीचर्स अ वेराइटी ऑफ सेंटेंस टाइप एंड एडवांस वोकैबुलरी, आइडियाज आर कॉम्प्लेक्स, नुआंस्ड एंड थॉरोली एक्सप्लोर्ड, राइट। अगर लो कॉम्प्लेक्सिटी है तो वो कैसे मिलेगी, बहुत सिंपल आइडियाज़ मिलेंगे, रिपीटेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर मिलेंगे, वोकैबुलरी बहुत बेसिक होगी, और जो आइडियाज़ है वो अंडर डेवलप होंगे, उनमें इतनी डेप्थ में जाकर वो नहीं समझाएंगे। तो जो वाक्य की संरचनाएं हैं हमें उनमें तलाश करनी है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल सरल वाक्य पर ही निर्भर है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वाक्य यहाँ पर यूज़ होने चाहिए। और अगर उच्च जटिलता देखनी है तो कैसे मिलेगा, एक अच्छी शब्दावली हमें मिलेगी, ठीक है। विचार जटिल होंगे, सूक्ष्म होंगे और गहन रूप से खोजे गए होंगे, ठीक है। अब कम शब्दावली की बात करें हम, ठीक है, कम जटिलता, अभी उच्च जटिलता थी, इसके बाद नेक्स्ट हमारा कम जटिलता पॉइंट। ये हाईलाइट यहाँ पर नहीं होना था, ठीक है। तो कम जटिलता में क्या होगा, जो लेखक होगा वो बहुत अत्यधिक सरल होगा, कि बहुत इजी से वर्ड्स यूज़ करके उसने लिख दिया है, जिसमें बार बार दोहराया जा रहा है, कि एक ही टाइप का जो संरचना है वाक्य की वो बार बार दोहराई जा रही है, और बुनियादी शब्दावली है। विचार जो होंगे अविकसित होंगे, और जो गहराई है विचारों की वो यहाँ पर कम होगी। देन नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि भाई हमारा स्ट्रक्चर कैसा है राइटिंग का। दिस इंक्लूड्स द दिस हाउ वेल द आइडियाज फ्लो, वेदर द टेक्स्ट हैज़ अ क्लियर इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, एंड इफ द पैराग्राफ्स आर स्ट्रक्चर कोहेरेंटली। तो जो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन है क्या वो क्लियरली है, ठीक है। जो क्या उसने जो डिस्कशन हुआ उसको रैपअप किया है। जो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है क्या वो ऐसे है कि भाई हाँ एक पैराग्राफ यहाँ पर एक ही काइंड ऑफ आइडिया पे जो है फोकस करता है। Then transitions, like कि क्या transition smooth है between ideas and paragraphs, and do transition word and phrases guide the reader through the text, है कि क्या वो गाइड यहाँ पर अच्छे से कर पा रहे हैं रीडर को, ठीक है। तो पाठ संगठन हमारा क्या होता है, इसमें एक तार्किक संरचना का आकलन होता है। इसमें शामिल है कि जो विचार है वो कितने अच्छे से प्रभावित होती है, क्या पाठ में स्पष्ट परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष है, ठीक है। तो प्रस्तावना और निष्कर्ष, कि भाई जो प्रस्तावना और निष्कर्ष है वो हम देखेंगे क्या वो अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाई गई है। देन पैराग्राफ की संरचना क्या है, कि क्या पैराग्राफ अच्छे तरीके से संरचित है, और एक पैराग्राफ एक ही जो आइडिया के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, कि एक ही आइडिया के बारे में वहाँ पर बात करी गई है। देन हमारा संक्रमण कैसा है, कि जो विचार है पैराग्राफ है क्या उनके बीच सहज संक्रमण है, और जो भी संक्रमण है, जो भी ट्रांजिशन कर रहे हैं वो शब्द और वाक्यांश का यहाँ पर क्या वो पाठक जो पढ़ने वाले उनका मार्गदर्शन अच्छे से कर पा रहे हैं, राइट।
तो यहाँ पर हमें क्लियर स्ट्रक्चर देखना है, उसका इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, जो टॉपिक सेंटेंसेस है और कंक्लूजन है, और देखना है कि भाई कितने अच्छे तरीके से जो है उन आइडियाज़ को यहाँ पर ग्रुप अप किया है। अगर हाई ऑर्गेनाइजेशन हमें देखेंगे तो वहाँ पर क्या मिलेगा, जो स्ट्रक्चर है वो बहुत क्लियर मिलेगा, एंगेजिंग मिलेगा, कि आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे इंटरेस्ट लेके। वेल डेवलप्ड बॉडी पैराग्राफ्स होंगे, कंसाइज कंक्लूजन्स होंगी, ट्रांजिशन जो स्मूथ होंगी, एंड गाइडिंग द रीडर थ्रू द आर्ग्यूमेंट और नैरेटिव। अगर लो ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है, आइडियाज़ आपको ऐसे स्कैटर्ड मिलेंगे रैंडमली, जो पैराग्राफ्स हो सकते हैं, हो सकता है वो मेन आइडिया पर फोकस ही ना करे, एंड द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन मे बी वीक और मिसिंग, ठीक है। तो हमें एक स्पष्ट संरचना की तलाश करनी है, परिचय, विषय, वाक्यों के साथ जो मुख्य पैराग्राफ और निष्कर्ष है कि क्या वो अच्छे तरीके से है। अगर उच्च संगठन हमें पता लगाना है कि है या नहीं है, तो उसमें हम देखेंगे कि क्या भाई जो पाठ है वो स्पष्ट रूप से एक आकर्षक परिचय दे रहा है, अच्छी तरह से विकसित मुख्य पैराग्राफ और एक संक्षिप्त निष्कर्ष उसके साथ है या नहीं है, ठीक है। उसका जो संक्रमण है क्या वो से है जो पाठकों को तर्क या कथा के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। देन क्या वो कम संगठित है, कि भाई पाठ में संरचना का अभाव है, विचार बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए, राइट, कि एक विचार पर फोकस नहीं किया, पहले 2-4 लाइनें एक विचार की बोलती, फिर 2-4 अलग की बोलती, ठीक है। जो निष्कर्ष है वो कमजोर हो सकता है निष्कर्ष उन्होंने दिया ही ना हो। Then हमारी literary richness, so it refers to the creativity and expressiveness of the writing. The parameter evaluates how well the student use literary devices, descriptive language and a unique voice or style to enhance their writing. तो इसमें हम चेक करेंगे कि जो फिगरेटिव लैंग्वेज है वो कैसी, कि जो मेटाफर्स है, ठीक है, जो पर्सोनिफिकेशन है, जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो यहाँ पर कैसे यूज़ की गई है, कितने डेप्थ है वहाँ पर राइटिंग में, राइट। जो इमेजनरी और डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है वो कितनी है, कि क्या वो एक क्लियर पिक्चर यहाँ पर रीडर के माइंड को दे पा रही है। जो टोन और जो टोन और वॉइस है हमारी राइटिंग की, राइट, कि क्या वो फिट होती है उस आर्ग्यूमेंट के पर्पज़ के लिए, कि किसी अगर फॉर्मल तरीके से हमने कोई राइटिंग लिखी है तो क्या वो फॉर्मल टोन और वॉइस है, इनफॉर्मल है, ठीक है। तो साहित्यिक समृद्धि क्या है, साहित्यिक समृद्धि लेखन की रचनात्मकता और अभिव्यक्ति को यहाँ पर संदर्भित करती है। यह पैरामीटर वह मूल्यांकन करता है कि जो छात्र है अपने लेखक को बेहतर बनाने के लिए साहित्यिक उपकरणों, वर्णनात्मक भाषा और एक अनूठी आवाज़ शैली का कितने अच्छे से उपयोग कर पा रहा है, जिससे उनके जो लेखन कौशल है वो ज़्यादा अच्छा हो पाए, ठीक है। तो इसमें अलंकारिक भाषा देखेंगे कि क्या छात्र जो है लेखक में गहराई जोड़ने के लिए रूपक, उपमा, मानवीकरण ऐसे साहित्यिक उपकरणों का यूज़ करता है कि जिससे बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़े उसको पढ़ने वाला, राइट। क्या कल्पना और वर्णनात्मक भाषा इतने अच्छे तरीके से यूज़ करी गई है कि पढ़ने वाला स्पष्ट एक जो है छवि बना सके, कुछ पढ़ रहा है तो वो उसके बारे में अच्छे तरीके से सोच सके। और स्वर और आवाज़ उसकी कैसी, कि क्या वो औपचारिक है, अनौपचारिक है, क्या वो अनुकूल है जिस तरीके का हमारा लेखन है, राइट। तो हाई लिटरेरी रिचनेस कब होगी, जब राइटिंग क्रिएटिव होगी, एक्सप्रेसिव होगी, डिस्क्रिप्शन उसकी काफ़ी अच्छी होंगी और लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पर हमने यूज़ करी होंगी और एक यूनिक एंगेजिंग वॉइस वहाँ पर यूज़ होगी। अगर लो लिटरेरी रिचनेस है तो वहाँ पर क्या मिलेगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेगा, ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाई ही नहीं होगी, ठीक है। मे बी टेक्निकली करेक्ट, बट जो टेक्निकली करेक्ट हो सकती है जो हमारी लो लिटरेरी रिचनेस है, बट होगा क्या कि जो रीडर है वो वहाँ पर इंटरेस्ट लेकर पढ़ नहीं पाएंगे, राइट। जो उनकी इमोशन है वो उसको इवॉक नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो लेखन क्या है, लेखन को समृद्ध करने के लिए अलंकारिक भाषा और वर्णात्मक विवरणों के जो उपयोग है उन पर हमें ध्यान देना है। अगर उचित साहित्यिक समृद्धि हमें देखनी है तो उसमें क्या मिलेगा, जो लेखक होगा वो रचनात्मक और अभिव्यंजक होगा, एक समृद्ध विवरण देगा, साहित्यिक उपकरण और एक अनूठी आकर्षण वहाँ पर मिलेगी कि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा लोगों को। लेकिन अगर निम्न साहित्यिक समृद्धि है तो लेखन बहुत सीधा मिलेगा, वो ज़्यादा रचनात्मकता दिखाएगा ही नहीं, कोई नया आइडियाज उसको दिखाना ही नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो तकनीकी रूप से सही हो लेकिन वो आकर्षित नहीं कर पाएगी, राइट, कि तकनीकी रूप से सही है लेकिन उसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है यहाँ पर, ऐसे ही जो है लेकिन वो होगा। सो वी आर डन विद द यूनिट। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और आपके सारे सब्जेक्ट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर आता है वो सभी हमने कवर कर रखा है, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन नमस्कार।